चलो भाई, तो सबको गुड मॉर्निंग। जैसा अभी लाइट चली गई तो कुछ देर के लिए समस्या हो गई, लेकिन क्लास को हम फिर डबल से शुरू करते हैं। जितनी 5-10 मिनट की क्लास हो गई थी उस क्लास को एक बार भूल जाते हैं और फिर डबल से क्लास शुरू करते हैं। लाइट को भी अभी धोखा देना था। कभी कभी तो मन लगता है कि मैं बिजली का नाम ही धोखा रख दूं, और बुरा भी माने तो क्या कर लेगी। मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है। जैसे ही कोई क्लास लेना शुरू करते हैं बीच में चली जाती है। जाने का उसको अभी समझ में आता है। चलिए, तो हम लोग कोडिंग कर लिए थे। अभी हम लोग कोडिंग कर लिए थे कि आज का लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। इस विज्ञान के मौलिक सिद्धांत का हम लोग अभी रसायन विज्ञान का पार्ट पढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों के सामने ही लिखा, लाइट चली गई तो मैं फिर से सोच रहा हूँ कि वो 5 मिनट का वीडियो क्यों अलग से किया जाए, उसको हटा देंगे, सब एक साथ कर लेते हैं। रसायन विज्ञान लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 13 तक हो चुका है इस क्लास का। और ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि अपने पढ़ने का आधार, बार बार मैं बोलता हूँ, आपको समझना है कि सामान्य अध्ययन का मतलब होता क्या है। और सामान्य अध्ययन जीएस के लेवल पर हम इसको पढ़ रहे हैं, और इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि एक बार में सारा काम हो जाए। और उसके साथ साथ ये एमपीपीएससी का बैच ही हमारा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका तो क्लास है ही। अगले लेक्चर में, इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जितना अभी केमिस्ट्री में पढ़ लिए हैं उससे जुड़े क्वेश्चन करेंगे, भले ही 1-1.5 घंटे लग जाए। मैं यही बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, आपको क्वेश्चन बोलूंगा। अलग अलग पीएससीज का, एमपीपीएससी के तो क्वेश्चन जो आए होंगे प्री मेंस में, वो दोनों बोलूंगा। आप लिखिएगा कॉपी में, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ जब एक बार करोगे तो आपको दिमाग में आएगा वो। तो प्रीलिम्स का, मेंस का, कुछ अन्य पीएससीओ में अगर उसके क्वेश्चन आए हुए हैं तो उन क्वेश्चनों को भी देख के तय करेंगे कि क्वेश्चन हमसे बन रहा है नहीं बन रहा है। तो सामान्य अध्ययन के एमपीपीएससी का तो बैच है, उसमें काम आएगा ही, हर बार मैं बोलता हूं। उसके अलावा यूपीएससी में भी अगर कभी क्वेश्चन इससे पूछता है, मैं कई बार बोल चुका हूं कि यूपीएससी मेंस में इस पर टारगेट नहीं करती, और आजकल तो प्रीलिम्स में भी उसका इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। राज्य पीएससीओं का खूब है, आता ही है। यूपीएससी हो गया। इसके अलावा अन्य कोई भी स्टेट पीएससी है, किसी भी राज्य की पीएससी दे रहे हैं, या फिर अगर आप वनडे एग्जाम आनन फानन में नहीं दे रहे हैं, वनडे एग्जाम को भी थोड़ा ठीक से समझ के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कोई स्टूडेंट, छोटा बच्चा जो 6ठी से 10वीं क्लास के बीच में है, 9वीं क्लास में है, और वो भी अगर बेसिक्स अपना ठीक करना चाहता है तो वो भी इस क्लास को ले सकता है। क्योंकि जीएस हमारा सामान्य अध्ययन का मतलब ही क्या है कि हम छोटे लेवल की जो बातें हैं उसको समझे रहें। तो कोई बात अगर नहीं समझ में आती है तो छोटे बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अब आज का टॉपिक, आज का लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 14। और लेक्चर नंबर 14 का नाम क्या है? टॉपिक है विभिन्न प्रकार के मिश्रणों के अवयव या घटकों के पृथक्करण की विधियां। ये जो टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखा है, ये मिश्रण हमने पहले पढ़ लिया है, समांगी विसमांगी मिश्रणों के अवयव क्या होते हैं। अब वो मिल चुके हैं। पहले लेक्चर में बताया था कि जब मिल गए हैं तो पहले तो हमने उसको मिलाकर अलग अलग कैसे बने सब देखे। समांगी में क्या है, विसमांगी में क्या है, विसमांगी में कोलाइडल क्या है, निलंबन क्या है, ये देख लिए हैं। अब हम उनको देख रहे हो ना, बड़ा मतलब हम ही मिला रहे हैं, हम ही अलग कर रहे हैं, क्या करें। तो इसको आज अलग करने की विधि देखेंगे, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। और कहाँ, किस लेवल का है ये लेवल, स्तर आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारा एक रूल होता है कि कहीं, जैसे मान लो, अच्छा एक और चीज़ यार, क्रिकेट खेलने का प्लान बना रहे थे और ये कुशवाहा जी ही कर पाएंगे, तो अगर कुछ प्लान हो जाए तो चलो इसको क्लास के बाद बात करेंगे 10 मिनट इस पर, उसको रिकॉर्डिंग में नहीं रखेंगे। तो लेवल क्या है इसका? हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि जो कई बार क्या होता है कि कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ लोग थोड़े हमसे सीनियर हैं, उनको नहीं खिलाते हैं तो वो लोग स्टम्प लेके भाग जाते हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं और हम लोग छोटे लोग खेल रहे हैं, थोड़े सीनियर लोग आ गए तो वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि खुद नहीं खेल पा रहे हैं तो सिस्टम लेके भाग जाते हैं। तो वैसे ही
क्योंकि उन्होंने उस तरीके से सोचा नहीं जैसे हम लोग सोच रहे हैं। तो वो ये बोलेंगे कि यार ये लेवल बहुत डीप वाला है, इतना डीप वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना डीप हमें नहीं पढ़ना है। तो मैं बार बार इस बात को प्रूफ देता हूं कि ये डीप में कुछ नहीं है। क्लास 9th का एक ही चैप्टर की बात कर रहा हूं, चैप्टर नंबर आप लोग पढ़ भी लिए थे, कल क्वेश्चन भी कर रहे थे आप लोग, थोड़ी देर के लिए आपसे लाइव जुड़ा था तो कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। चैप्टर नंबर 2 विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, साइंस का चैप्टर नंबर 2 में पूरा ये दिया हुआ है 9th क्लास, और डेली लाइफ में इसका प्रयोग अभी हम देखेंगे। तो ये हमारा कोडिंग है, लेक्चर की कोडिंग हो चुकी है। अब क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये कोडिंग कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। जैसे ही चैप्टर शुरू कर रहे होंगे हर लेक्चर वाइज आपकी कॉपी में कोडिंग होना चाहिए, जिससे कि जब भी आपको लगे कि मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर लिखा रहेगा कि लेक्चर नंबर 14 में है, जाके लेक्चर नंबर 14 में आप देख पाएंगे। बाकी लेक्चरों को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये टॉपिक कहाँ है। चलो तो अब इसको हम मिटाते हैं और अपने टॉपिक में आते हैं। आज हम देखेंगे कि जो मिश्रण हमने बना लिए हैं विभिन्न प्रकार के, उन मिश्रणों को अलग कैसे करें। तो जीएस लेवल की बात करेंगे हम लोग। 9th क्लास के एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको कुछ प्रयोग कर करके बताया है। किताब अभी से नहीं, काफ़ी पहले से बोला हूँ पढ़ने के लिए। उसमें देखोगे तो किताब मतलब उसमें कई डायग्राम बना बना के समझाया है, आपको बोला है कि ये चीज़ इसमें मिलाओ, ऐसा करो, गरम करो। तो वैसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं एकदम उस तरीके से, मैं उसका सारांश दूंगा जो हमारे एग्जाम के लिए है, समझ में आपको आ जाएगा और बाकी उसको पढ़िएगा। तो कोडिंग के बाद हम लोग सीधे अपने क्लास में उतरते हैं। कुशवाहा जी समझ रहे हैं? कहाँ से लाइव हैं आप? पार्क से हैं या रूम से? देखो अब सोच रहे हैं कि बताऊं क्या क्या बताऊं इनको, रूम बता दूं कि पार्क बता दूं। पार्क भी ठीक है, नेटवर्क बढ़िया पकड़ेगा। पार्क में नेटवर्क ठीक रहेगा तो ठीक है ना, पार्क में ही रहो। इंदौर में रहने का मतलब क्या जब पार्क में ना बैठे। लिखो मिश्रण क्या है, थोड़ा समझो, अभी तो लिखवाऊंगा मैं। मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियां, मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियां, पृथक करने की विधियां या अलग अलग करने की विधियां, अलग अलग करने की विधियां दिखाई क्लियर दे रहा है ना। एक बात और मैं बताऊं कि आप लोग प्रयास किया करें कि जब भी वीडियो देखें मोबाइल को फुल स्क्रीन पे ले लिया करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक ठाक और थोड़ा बढ़िया दिखेगा। मेरी मजबूरी है कि मैं लिख के इस पे पढ़ा रहा हूं, तो बहुत बड़ा लिखूंगा ना तो बहुत ज़्यादा मिटाना पड़ेगा। तो लगभग स्पष्ट दिखाई आपको दे रहा है कि इससे बड़ा लिखना है? बोलो। स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो भूपू बजा दो, नहीं दिखाई दे रहा हो तो कमेंट कर दो कोई एक। हाँ दिखाई दे रहा है, फिर सही है, चलो ठीक है। तो मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियां, स्वाभाविक सी बात आ जाती है कि हम क्या करेंगे, इसमें से समांगी मिश्रणों को भी अलग करने का प्रयास करेंगे, समांगी मिश्रणों को भी अलग करने का प्रयास करेंगे, विसमांगी मिश्रणों को भी अलग करने का प्रयास करेंगे। देखो कई बार दिमाग में यही नहीं बन पाता है, कई बार लगेगा कि नहीं इसको अलग नहीं करेंगे, अरे इसको भी अलग कर सकते हैं। देखेंगे समांगी, विसमांगी, और विसमांगी में आपको पता है कि 2 होते हैं। विसमांगी में 2 होते हैं, पढ़ चुके हैं ना। एक तो होता है निलंबन, निलंबन तो इसमें तो कण ही इतने बड़े बड़े रहते हैं, पीछे जाके देख लो कि कण ही इसमें विलय के कण इतने बड़े बड़े रहते हैं। विलय को परिक्षिप्त अवस्था बोलते हैं। इतने बड़े बड़े कण रहते हैं, पानी में घुले हुए हैं, रेत। तो इनको तो अलग करना आसान रहता है, ज़्यादा नहीं। निस्यंदन विधि, निस्यंदन मतलब क्या होता है, फिल्टरेशन, और फिल्टरेशन को हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं छानन। सीधे क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और छान देंगे, बड़े बड़े अणु है ना। तो ऐसे ही विलायक के परिक्षेपण माध्यम नीचे गिर जाएगा और परिक्षिप्त अवस्था जो बड़े बड़े कण हैं यहीं रुक जाएंगे। तो निलंबन में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है,
कुछ निलंबन में दिक्कत जा सकती है, सिरप वगैरह जैसे। तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग फार्मेसी यहाँ पे कर रहे हैं और हम लोग 9th लेवल की बात करनी है तो उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वहाँ तक की चीज़ें हम लोग यहाँ समझ लेंगे। दूसरा, कोलाइडी विलयन। आपको पता है कोलाइडी मिश्रण डायरेक्ट ऐसे अलग नहीं हो रहा था, इसके लिए विधियाँ बनानी पड़ेंगी हमको, क्योंकि वो देखने में इसके जैसा ही लग जाता है। मिश्रण समांगी को विलयन बोल रहे थे, मैं बोला कि देखने में तो ऐसा ही लग जाता है, बट दोनों को छानित्र से छानते हैं तो पूरा नीचे गिर जाता है, याद करो। बट बताया था कि जब अर्ध पारगम में झिल्ली लेते हैं तो उससे भी ये निकल जाते हैं लगभग, और ये नहीं निकल पाते हैं। खैर वो पिछली क्लास में हो गया था। तो कोलाइडी, इनको भी अलग करेंगे। जैसे कोलाइडी में क्या क्या अलग करने का प्रयास करेंगे, तो दूध जो होता है, याद करो, कोलाइडी मिश्रण है। और मनुष्य का रक्त जो है ना, रक्त, हमारा जो खून है, ये एग्जाम्पल में लिखवाया था, खून भी क्या है, एक कोलाइडी मिश्रण है। बोलो खून कोलाइडी मिश्रण क्यों है? तो भैया ब्लड में आप देखोगे WBC है, RBC है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो वो एकदम इस तरीके से नहीं मिल गई हैं जैसे ये समांगी नमक और पानी मिल जाते हैं आपस में, वो कोलाइडी मिश्रण जैसा ही मिली हैं। तो रक्त भी हमारा क्या है, एक कोलाइड है। इन सब में से कुछ चीज़ों को अलग करना है तो कैसे हम देखेंगे कि अभी कोरोना हो रहा था तो केवल प्लाज्मा मिल जा रहा था हमको, रक्त प्लाज्मा। तो आखिर में रक्त से प्लाज्मा को अलग करना, अब जैसे मान लो किसी को केवल प्लाज्मा की ज़रूरत है, किसी के शरीर में थोड़ा समझ तो ले कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, क्यों पृथक करना जरूरी है हमारे लिए, और डेली लाइफ की बात है इसलिए हमको जानना जरूरी है। रक्त देखो, अब मान लो रक्त के तो कई घटक होते हैं, पूरा हमने बायो में पढ़ाया है आपको। रक्त में कुछ, जैसे एक प्लाज्मा वाला पदार्थ होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा पदार्थ जो होता है कणिकीय पदार्थ हम बोल रहे थे। तो मैं आपको यहाँ ज़्यादा टफ करके ना बताऊँ, सीधी बात बोल दूँ कि भाई इसमें RBC होता है, इसमें WBC होता है, इसमें प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का नाम थ्रम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स होता है, और भी चीज़ें इसमें होती हैं। अब मान लो हमको केवल किसी को WBC की कमी हो गई है, केवल किसी को, अब WBC की कमी क्या, कैसे क्या, वो सब बायो में पढ़ाया हूँ बहुत डिटेल में। तो WBC की किसी को कमी हो गई है मान लो, तो उसको केवल WBC चढ़ा दो ना, पूरा रक्त क्यों चढ़ाना है, पूरा ब्लड क्यों चढ़ाना है? जब हमारे पास विधि है तो हम WBC अलग कर लेंगे। रक्त कोई दिया, एक ही रक्त से कितने लोगों की लाइफ बच जाएगी। देखो एक व्यक्ति प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP, हाँ बताया था ना, वो बालों के लिए। आजकल बाल जब उड़ रहे हैं तो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर करता है क्या, PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लेता है, आपके ही ब्लड से लेता है और छोटे छोटे इंजेक्शन के माध्यम से सिर में चढ़ाता है। PRP गूगल करके आप यूट्यूब पे उसका एनिमेशन देखिएगा कैसे होता है, ठीक है। बाल को उगाने के लिए खेती में फिर से खाद पानी डालते हैं वो प्लाज्मा का, कि शायद सही हो जाए, बट वो खेती बिगड़ जाती है तो जल्दी सही होती नहीं है। टॉपिक पे आए, खेती को छोड़ो। मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्रक्स समझे कि मतलब क्यों है ऐसा, हमारा क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या नमक पानी घोल दिए हैं तो हम नमक को अलग करने के चक्कर में इतना काम करेंगे? नहीं, फेंक देंगे, वो तो उतना कॉस्टली नहीं है। लेकिन डेली लाइफ में इतनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं कि उनके लिए हमें इसका प्रयोग, इनके विभिन्न विधियों का प्रयोग करके इनको अलग करना आवश्यक है। और उसी का उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। रक्त, मान लो वैसे ही ब्लड की कमी होती है, आप देखोगे कि भारत में ब्लड की कमी पड़ जाती है, और देशों में भी, क्योंकि ब्लड डोनेट करने वाले लोग कम हैं, कम लोग करते हैं, और जो करते भी हैं, क्योंकि कई लोगों को समस्याएं, कुछ बीमारियां हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, और बहुत से लोग, बहुत कम लोग करते हैं। तो रक्त जैसे मान लो किसी ने डोनेट किया, अब किसी व्यक्ति को WBC की कमी है, उसको ले जाके 1 यूनिट का ब्लड चढ़ा दिया, तो ये तो दिक्कत हुई ना, क्योंकि पूरा ब्लड गया वो तो। अगर मान लो उस व्यक्ति का हमने चेक करके देख लिया कि यार केवल WBC ही कम है, तो जो डोनेट हुआ ब्लड है उसमें से क्या कर लिया जाए, मशीनों के द्वारा, अभी कैसे निकालेंगे बता रहा हूं मैं, कैसे क्या करेंगे, वहां से केवल WBC निकाल लो, उसमें से अलग कर दो, WBC दे दो किसी और को।
आरबीसी निकाल के अलग कर दो, उसमें से आरबीसी किसी और को दे दो, प्लाज्मा किसी को जरूरत पड़ता है उसको प्लाज्मा दे दो, उसमें से अलग अलग जो कंपोनेंट है वो अलग अलग चढ़ा दो, बाकी जो दूसरा कंपोनेंट किसी और को कमी पड़ा उसको दे दो। समझ रहे हैं ना? तो इसका रोल है हमारे लाइफ में। अभी तुम लोग सुन रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जा रही थी कोरोना में। जैसे मान लो इसी में देखो कुछ लोग प्लेटलेट्स, डेंगू होता है प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो प्लेटलेट्स कम हो गया, जैसे कुछ समय पहले डेंगू मुझे भी हो गया था, तो अब उस डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो ब्लड में से पूरा ब्लड चढ़ा दो शरीर में, वो सही नहीं है। केवल जो डोनेटेड ब्लड है, किसी दाता ने दिया है या आपके घर का कोई सदस्य देना चाहता है प्लेटलेट्स थोड़े बहुत अपने, तो आजकल मशीनें हो गई हैं, डायरेक्ट क्या होता है उसमें से केवल प्लेटलेट्स निकाल लेते हैं और बाकी रक्त जो है उसके शरीर में ही आ जाता है, फिर से बाकी हिस्सा तो केवल प्लेटलेट्स चढ़ा दिया गया। जिसके शरीर में जो कमी था केवल उतना ही दो ना, एक्स्ट्रा क्यों दोगे? खाना खाने बैठे हो, कोई बोलता है कि मुझे एक रोटी दे दो, पता चल रहा है कि उसको 2-3 चम्मच 2-3 कलछी सब्जी भी दे दिए, तो फिकेगा ना वो शरीर में, तो फिकेगा, शरीर में जाके वो कुछ एडवर्स रिएक्शन भी कर सकता है। तो इसलिए इनकी ज़रूरत है। और जैसे क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। पहले चैप्टर के महत्व को समझो कि जीएस है कि नहीं है, पहले तय करो कि जो हम पढ़ रहे हैं जीएस है कि नहीं है। हमें एज अ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए जानना जरूरी है या नहीं है। अभी ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी, तो ऑक्सीजन के प्लांट लगने लगे। हमारे मामा जी भी, आप लोगों के भी काफ़ी प्लांट लगवाए, काफ़ी अच्छा काम किए कोरोना टाइम में। तो ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे थे, तो भैया ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे थे मतलब ऑक्सीजन थोड़ी नहीं वो जेब में से निकाल निकाल के उसमें भर दे रहे थे। हमारा जो वायु है क्या है, एक समांगी मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इसी ऑक्सीजन से, इसी वायु से पृथक करके हम क्या निकाल ले रहे थे, ऑक्सीजन को, और उसके लिए मशीन लगाना पड़ रहा था। ऐसा तो नहीं कि मुंह से थोड़ा थोड़ा खींच खींच के बोतल में भर देंगे, नहीं होगा ना। तो एक मशीन लगा रहे थे और उस मशीन से हम क्या कर ले रहे थे, ऑक्सीजन को ट्रैप करके उसमें से निकाल के ऑक्सीजन को और सिलेंडर में भर ले रहे थे। तो इसलिए हमारे डेली लाइफ में ज़रूरत है, और भी कई जगह ज़रूरत है। मान लो दो महंगे द्रव हैं, दोनों महंगे लिक्विड हैं, किसी कारणवश आपस में मिल गए हैं या मिलकर ही आए हुए हैं। कैसे? क्रूड ऑयल सुन ही रहे हो, आजकल काफ़ी बढ़ता जा रहा है क्रूड ऑयल का दाम। कच्चा तेल, कच्चा नाम लेते ही कुछ लोगों का मन बड़ा प्रसन्न हो जा रहा है आजकल। कच्चा तेल बोल रहा हूँ भैया, ठीक है ना। कच्चा तेल, देखो किस्मत भी गजब की चीज़ है। वो आदमी, कच्चा बादाम वाले की बात कर रहा हूँ, यूपी बिहार में अक्सर ये रूल, एक तरीका होता है कि लोग थोड़ा सा मूंगफली या थोड़ी सी सोन पापड़ी जो होती है, सोन पापड़ी, उसका छोटा छोटा टुकड़ा वो ऐसे फोड़ के ले जाते हैं और लोगों से लोहा प्लास्टिक लेते हैं और बच्चों को थोड़ा थोड़ा, जैसे इतना लोहा लेकर आए तो तौलेंगे, इतना सा क्या मूंगफली दे देंगे। मूंगफली को ही कच्चा बादाम वो बोल रहा था। अब वो बेचारा गा गा के बेच रहा था, एक नया तकनीक निकाला था कि गा गा के बेच रहा था, बोलता था कि मुझे टूटे फूटे मोबाइल दे दो, मोबाइल की बैटरी हो, मोबाइल टूटा फूटा हो, मुझे दे दो। और किस्मत उसकी ऐसी चमकी कि वो गाना गा रहा था, उसका वीडियो बना के कोई अपलोड कर दिया या क्या हुआ, अब देखो। अब वो बादाम बेच रहा है कि अब वो पूरे बादाम नहीं, मूंगफली बेचता था, ध्यान रख लेना, बादाम नहीं बेचता था वो, मूंगफली, उसका वीडियो देखना। तो कभी कभी तो मन करता है कि अपन भी ये पढ़ाना लिखाना छोड़ के एक दिन कोई बढ़िया कैची टाइप का लिरिक्स बनाए। कैसा? एक बढ़िया कैची टाइप का लिरिक्स बनाए और वहीं कहीं खड़े होकर अपन वीडियो बनवाए, क्या भरोसा अपन भी सेलिब्रिटी बन जाए। किस्मत भी बड़ी चीज़ होती है, वो किस्मत ही तो है। बेचारा कब से वो गा गा के बेच रहा होगा, वही बंगाली में, हिंदी में थोड़ी नहीं गाया है वो। और देखो, तो मन कर रहा है कि एक बढ़िया कैची लिरिक्स लिखा जाए, एक दिन छुट्टी करके, बल्कि दिन भर लगाया जाए उसी पर। चलो टॉपिक पे आओ। तो कच्चा तेल, अब कच्चा तेल तो डायरेक्ट लाके अगर मशीन में डाल दिए
चलाने के लिए, चल भी जाए लेकिन कितना नुकसान हो जाएगा। इस कच्चे तेल से ही हमको केरोसिन मिल जाता है, पेट्रोलियम मिल जाता है, एलपीजी मिल जाती है, और भी पता नहीं कितनी चीज़ें, वैसलीन मिल जाता है। जैसे तुम लोग पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में कि भारत क्रूड ऑयल का निर्यातक भी सबसे बड़ा है, मतलब ज़्यादा निर्यात करता है, सबसे बड़ा विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, निर्यात भी सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का करता है। और क्रूड ऑयल को शोधित करके उसके अवयवों को जब अलग करता है तो बहुत कुछ चीज़ें निकलती हैं, और उन चीज़ों को जब वो बेचता है तो निर्यात में भी काफ़ी रोल उसका है हमारे। ये बोल रहे हैं टॉप लेवल की लिरिक्स। हाँ, तो लिरिक्स तो अपन लिखेंगे भैया, तो टॉप लेवल का ही लिखेंगे ना। देखो सीधी सी बात है कि अपन कोई भी काम करते हैं तो टॉप लेवल का ही करते हैं, ठीक है। तो लिरिक्स भी लिखेंगे अपन कोई तो टॉप लेवल का ही लिखेंगे, कच्चा बादाम के बाप टाइप का, समझ रहे हो। और तुम लोगों को उस पर डांस कराते हुए वीडियो बना देंगे, एक दो को जो बढ़िया डांस करते हो, किस्मत तो बदली जाएगी। टॉपिक पे आओ। तो मुझे लगता है कि अभी तक तुम लोग ये समझ गए कि ये अलग करने की ज़रूरत क्यों है। भाई अगर ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों करते हैं हम। तो ज़रूरत के लिए 3 बात तो कम से कम दिमाग में आपके आ गई। एक तो रक्त वाली बात आ गई, दूसरा और क्या है, दूध की हमने बात कर लिया। अच्छा थोड़ा दूध का समझो कि और क्या इसकी आवश्यकता है। अच्छा ठीक है, उसको रुक के करेंगे। दूध से आप सुने होंगे कि जो दूध हैं कई प्रकार के दूध बनाए गए हैं। अभी अगर तुम लोग दूध खरीदते होगे ना तो आगे बताऊंगा, देखना लिखा होगा टोन्ड मिल्क, ये सांची का खरीदते होगे या अमूल का, तो अलग अलग वैरायटी के मिल्क हैं, टोन्ड मिल्क। उसके बाद एक और आता है स्किमी मिल्क कहता है, एक डबल टोन्ड मिल्क रहता है, ऐसे अलग अलग मिल्क होते हैं, उसकी भी ज़रूरत है। तो इस तरीके से इनकी हमारे व्यवहारिक जीवन में आवश्यकता है, और इसलिए इन विधियों के बारे में हमें पढ़ना है। और एक 9th क्लास के बच्चे से अपेक्षा की गई है कि उसको ये आए, तो डेफिनेटली एक सिविल सर्वेंट से भी अपेक्षा की जाती है कि उसको इतनी बात तो आए। समझ गए होंगे अगर आपको कि ज़रूरत क्यों है, इतनी बात समझ गए ना कि मिश्रणों को अलग करने के लिए आवश्यकता क्यों है, हमारी ज़रूरत क्यों है। इन ज़रूरत को कुछ माध्यम से हमने समझ लिया। अब हम लोग एक एक तरीके के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को अलग करेंगे। तो इतना सब क्लियर है? इतना क्लियर हो तो एक बार भोपू बजाओ। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो इस लेक्चर में सारी विधियों को पढ़ लेंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखें और मेरे साथ साथ चलें। देखो सबसे पहली विधि का नाम रखेंगे वाष्पन। समझाते रहूंगा, थोड़ा थोड़ा लिखवाते रहूंगा, हमें उतना ही जानना है, इस पर निबंध नहीं आएगा। वाष्पन, और वाष्पन पहले ही पढ़ा चुका हूं, एवापोरेशन। अच्छा एक चीज और, कभी कभी कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर एवापोरेशन, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में कुछ अंतर है क्या? तो है अंतर, है तो वही बात, बट जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने शरीर से या अपने पत्तियों से जब पानी को निकालते हैं ना, तो उसको ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं या ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोल देते हैं, लेकिन रियल में वो है क्या? वाष्पन की ही प्रक्रिया है। चलो वाष्पन समझो क्या है। इसमें वाष्पन का प्रयोग अक्सर तब किया जाता है, देखो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कब किया जाएगा। तो वाष्पन का प्रयोग तब किया जाएगा जब कैसे चीजें मिली रहें, तो कुछ पदार्थ अवाष्पित वाले हों, जो वाष्प न होते हों, अवाष्पित वाले हों, और उसी में एक घटक कुछ मिला हो क्या? वाष्पन वाला, जो वाष्पित होता हो। अगर इस टाइप के मिश्रण मिले हुए हैं, मिश्रण में इस टाइप के 2 घटक आपको दिख रहे हैं कि एक अवाष्पित आसानी से वेपर में नहीं बदल रहा है,
याद करो, मैं तुम लोगों को इसलिए हर एक छोटी बात की बात कर चुका हूं कि गैस और वाष्प में अंतर है। अब यहां नहीं बताऊंगा कि क्या अंतर है, पीछे के लेक्चर में जाकर देख लेना, कोडिंग हमेशा कराता हूं, उस लेक्चर के शुरू में ही कोडिंग में आप देख लेना, मिल जाएगा गैस और वाष्प में क्या अंतर है। तो होगा क्या, इसमें समझना है आपको कि कुछ पदार्थ जो अवाष्पित वाले हैं, दूसरा वाष्पित वाला है, इस प्रकार के पदार्थ अगर आपस में मिले हुए हैं तो उन पदार्थों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे समझ लो, जैसे मान लो नमक और पानी, नमक प्लस पानी को आपने घोल दिया है और फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मेरा नमक चाहिए। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं ना, कई बार छोटे बच्चे अपने घर से थोड़ा सा नमक चुरा के लेके आए और दूसरा बच्चा उसके नमक को पानी में घोल दिया। अब छोटा बच्चा जिद करने लगा कि नहीं मेरा नमक दो, मेरा नमक दो, नहीं तो मैं रोऊंगा, मेरा नमक दो। अब आप बोलते हो नमक दूं कैसे मैं, तो दे सकते हो। कैसे नमक दोगे, अब इसको ले जाके एक कहीं भी बर्नर पर, बर्नर हम ना बोले, गैस जो भी आग है, इसमें आग लगा दो। आग लगाने में कुछ लोग बहुत तेज हैं, तो आग लगा दो नीचे इसके। अब देखो, आपको ये मैं पढ़ा चुका हूं कि वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है प्रत्येक ताप पर होती है, तो रिपीट नहीं कर रहा हूं बार बार कि होती है प्रत्येक ताप पर है। इसके लिए किसी विशेष ताप की आवश्यकता नहीं है और ये निर्भर करती है ताप पर और किस पर, क्षेत्रफल पर। ताप और क्षेत्रफल पर पीछे पढ़ा चुका हूं। जितना ज़्यादा फैला के रखोगे लिक्विड को, चाहे जो वाष्प वाली चीज़ें हैं, जितना क्षेत्रफल फैला कर रखोगे उतना तेज़ी से वो वाष्प बनेगा, और ताप अगर बढ़ाओगे तो और तेज़ी से होगा। तो यहाँ पे हमेशा नहीं कि छोड़ देंगे धूप में ले जाके अपने आप धीरे धीरे उड़ेगा, तब तक तो वो बेचारा रो रो के आँख लाल कर लेगा। तो जल्दी करना है। तो गरम करेंगे इसको, गरम करेंगे तो जो नमक है, ये नमक का वाष्प नहीं होता है, नमक वाष्पित नहीं होता है। अब ये तो घुला हुआ है बढ़िया से समांगी मिश्रण में, बहुत अच्छे से घुला हुआ है, तो वाष्पित तो वो होगा नहीं। तो अब क्या होगा, कभी कभी हिंदी गलत हो जाए तो दिल पे मत लीजिएगा, जल्दबाजी में हो जाता है। अब ये गर्म कर रहे हैं तो पानी धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप वाष्प तो बनता ही, लेकिन गर्म किए हैं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी उड़ता जा रहा है। क्वथनांक बोल देते हैं, उबलने लगता है तो और तेज़ी से उड़ने लगता है, और पानी धीरे धीरे उड़ता जाएगा। लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, लास्ट में केवल नमक के कण, एक पदार्थ हमको सफ़ेद सफ़ेद कलर का जमा हुआ मिल जाएगा, और वही नमक फिर उसको निकाल के उसको हम बोल देंगे कि ये ले जा नमक। देखो, समुद्र से नमक जो बनाया जाता है ऐसे ही बनाया जाता है, ये आपको डेली लाइफ में दिमाग में रखना है। समुद्र से नमक लाया जाता है ना, इतिहास पढ़े ही होंगे कि अंग्रेज इस नमक पर भी टैक्स लगा देते थे। तो धोती वाले बाबा कितना मेहनत किए, मार्च निकाले, ये किए, ये वहाँ नमक बनाया, ये वहाँ नमक बनाया, पढ़ोगे। तो समुद्र से नमक बनाने के लिए यही तो किया जाता है कि ये भर लिया गया है खेतों में, अब उसको खेत बोलो चाहे जो भी बोलो, ऐसे भर दिया गया, वाष्पित हो रहा है धीरे धीरे। आग नहीं लगाते, वो वाष्पन अपने आप हो रहा है। बड़े क्षेत्रफल में फैला के रखेंगे, वाष्पन हो रहा है धीरे धीरे। केवल क्या होगा, ठोस बच जाएगा टुकड़ा, ये नमक होगा। डायरेक्ट इस नमक को खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, बहुत कुछ घुला होगा। तो एक और प्रक्रिया हम देखेंगे आगे। एक बार ये ठोस जैसे जम गया, इसका लिक्विड निकल गया, पानी वाष्पित हो गया, फिर इसको अलग से शोधित करते हैं, उसका अलग नाम है, आगे देखेंगे। तो वाष्पन समझ गए कि वाष्पन क्या है। वाष्पन में आपको 2-4 लाइन लिख लो, चलो लिखो 2-4 लाइन। वाष्पन में 2-4 लाइन लिखो। लिखो, वाष्पन की प्रक्रिया, थोड़ी रिपीट भले ही हो रही है लेकिन थोड़ा लिख लो। लिखो, वाष्पन की प्रक्रिया प्रत्येक तापमान पर होती है। वाष्पन की प्रक्रिया प्रत्येक तापमान पर होती है, और यह ताप और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। और यह ताप तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ताप तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करती है।
उसके जस्ट नीचे लिखो कैसे। मैं क्वेश्चन मार्क बार बार आपके दिमाग में लाना चाहता हूं, कैसे। तो कैसे लिखने के बाद नीचे लिख लो, ताप बढ़ाने पर वाष्पन बढ़ता है तथा क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी वाष्पन बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर भी वाष्पन बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी वाष्पन बढ़ता है। और ये रिपीट बात है, पीछे पढ़ा चुका हूँ। ताप बढ़ाने पर भी बढ़ता है, वाष्पन और क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी बढ़ता है। प्रत्येक ताप पर होता है, ताप बढ़ाओगे तेज हो जाएगा। अब लाइन चेंज करके लिखो, ऐसे मिश्रण जिनमें एक भाग अवाष्पित प्रकार का तथा दूसरा भाग वाष्पित प्रकार का होता है। एक भाग वाष्पित प्रकार का तथा दूसरा भाग अवाष्पित प्रकार का होता है। उनके अलगाव के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। लाइन चेंज करके लिखो, जैसे नमक और पानी के समांगी मिश्रण में थोड़ा बात आपको समझ में आए। नमक एवं पानी के समांगी मिश्रण में नमक अवाष्पशील है और पानी वाष्पशील है। नमक अवाष्पशील है तथा पानी वाष्पशील है, अतः इनका अलगाव इस विधि द्वारा किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा ये सब नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना। समझ लिए हैं तो सब कुछ कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। जीएस के लेवल पे पढ़ना है। अब 9th क्लास का किताब तो पढ़ने को बोल ही दिया हूं, तो वो सब किया जाता है। ये हो गया। उसके जस्ट नीचे लिखो, समुद्र के पानी से नमक को इसी प्रकार अलग किया जाता है। समुद्र के पानी से नमक को इसी प्रकार अलग किया जाता है। बट यहां थोड़ी बात और लिख लेनी है। हाँ, आशीष यादव बोल रहे हैं कि कच्चा बादाम नहीं, हम लोग लिरिक्स जो बनाएंगे वो पक्का बादाम बनाएंगे। नहीं यार, अपन बादाम बनाएंगे नहीं, टेंशन मत लो। तुम लोगों को 1-2 दिन बाद वो लिरिक्स भेजूंगा, पढ़ के देखना कितना खतरनाक रहेगा। एकदम कैंची टाइप का रहेगा। आजकल एक शब्द है ना कैंची, कोई चीज़ ठीक लगती है या कुछ नवीन लगता है, बोलते रहे बहुत कैंची है, तो अपन कैंची टाइप का बनाएंगे, टेंशन मत लो। क्या लिखे हैं, समुद्र से नमक को इसी प्रकार अलग किया जाता है। यहां नीचे स्टार बना के लिख लो, परंतु इसके पश्चात इसका शोधन, क्योंकि तुरंत खा नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगी, परंतु इसके पश्चात इसका शोधन एक अन्य विधि क्रिस्टलन द्वारा किया जाता है। वो बताऊंगा आगे। एक अन्य, इसलिए स्टार बना के बता रहा हूं। एक अन्य विधि क्रिस्टलीकरण द्वारा किया जाता है, वो भी बताऊंगा आगे। क्रिस्टलीकरण द्वारा बनाया जाता है या किया जाता है शोधन, जो भी देख लो। इसके पश्चात ये काम होने से केवल खा नहीं सकते नमक, खाएंगे तकलीफ हो जाएगी, बहुत कुछ इसमें अशुद्धियां भी रहेंगी। उन अशुद्धियों को और हटाने के लिए क्रिस्टलीकरण करते हैं, वो आगे बताऊंगा। क्वेश्चन मार्क लगा देना। थोड़ी बातें यहां पे और समझ लो। क्या लिखोगे, इसके जस्ट आगे लिखो अगला बिंदु, सारे एग्जाम्पल दिमाग में रहे। डाई समझ रहे हो ना, डाई कलर, लाल भूरे ब्लैक तमाम प्रकार के कलर लगा रहे हैं ना, डाई। तो वही बात हो रहे हैं। लिखो, डाई से
डाई में क्या होता है, पानी होता है ना, तो डाई में क्या होगा, कलर होता है, रंग होता है जो भी है, और उस रंग में क्या होता है, पानी होता है। आगे हम देखेंगे इस डाई के रंगों को भी अलग करेंगे, रंगों को अलग करेंगे, उसका नियम अलग रहेगा, क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। अभी मैं इस विधि से बोल रहा हूँ, डाई को अलग करना है किससे, पानी से, तो फिर वही काम करोगे। ये डाई को रख दिया बर्तन में और थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, गरम करेंगे, हल्का फुल्का गरम करेंगे, तो इसमें जो पानी मिला है ना ये वाष्प बन के उड़ जाएगा और केवल राख जैसा चीज दिख जाएगा, वही समझ लो डाई है। ठीक है ना। डाई लिक्विड फॉर्म में अगर हमको मिल गया है तो उसको थोड़ा हल्का गर्म करेंगे तो वाष्प उड़ जाएगा और सिर्फ डाई हो जाएगा। तो लिख लो उसके जस्ट नीचे, डाई से पानी को इस विधि द्वारा ही अलग किया जा सकता है। डाई में कई कलर होते हैं, आप फिजिक्स में पढ़े हैं, प्राथमिक कलर, द्वितीयक कलर, किस तरीके, पूरक कलर, किस तरीके से कौन से कलर मिलके क्या बनाते हैं। तो इन कलर को अलग करेंगे, इन कलर में से बाकी कलर को भी अलग करना है तो उसकी विधि अलग है। अभी हम वाष्पन की विधि कर रहे हैं, सिर्फ पानी को उड़ा दिए वहां से। और लिखो आगे, आगे लिखो, दूध के विभिन्न रूपों का निर्माण भी इसी विधि द्वारा किया जाता है। दूध के विभिन्न रूपों का निर्माण भी इसी विधि द्वारा किया जाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि दूध कौन कौन से, थोड़ा सा आपको पहले समझ लो एक बात, उसके बाद दूध का लिखवा दूंगा कि इसमें कौन कौन सा रहेगा। पहले आपको बस ये समझना है कि दूध जो है, इस दूध में वसा है और पानी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, पानी है। तो गर्म करते हैं, पानी की मिलावट अगर हो गई है, गर्म कर रहे हैं तो पानी धीरे धीरे उड़ेगा, और पानी धीरे धीरे उड़ेगा तो दूध के जो पार्टिकल रहेगा वो गाढ़ा होगा। तो आप खोआ बनाना देखे होगे, मिठाई बनाते हैं, जो खोआ बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं, वैसे ही तो बनाते हैं। गर्म कर रहे हैं, वाष्पित हो रहा है, और वाष्पन से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी की मात्रा खत्म होती जा रही है, बाकी जो मिल्क के बाकी अवयव हैं वो हमको मिलते जाते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के दूध का निर्माण भी इससे किया जाता है। ठीक है। अगला बात इसमें और लिख लो, किसी तत्व में पानी की मिलावट को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोई पानी का मिलावट कर दिया है, अब दूध वाला पानी मिला के ला दिया है दूध, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि उसको खूब जम के गर्म करें, जितना दूध वो मिलाया है गर्म हो जाए, ऐसा पता चले कि सब उड़ गया, कुछ नीचे बचा ही नहीं, तो समझ लो कि वो दूध था ही नहीं, कोई कलर डाल के ला के दे दिया था। अगर सब उड़ गया तो दूध होगा तो कुछ तो बचेगा ही। तो नीचे लिख लो, पानी की मिलावट को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा कैंची टाइप की कुछ बातें लिखो एग्जाम में, ये खाद्य प्रसंस्करण टॉपिक में पढ़ोगे तुम लोग, कैंची टाइप की बातें स्टार बना के लिखो। एक काम करो तुम लोग यार, शब्द कैंची बना दिए हो ना, तो कैंची ही लिखो, उसके नीचे अब नोट छोड़ो, स्टार छोड़ो, कैंची लिखो। कैंची क्या है, तो ये बताओ, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, ये हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ होते हैं, ये खाद्य पदार्थ खराब क्यों होते हैं, इनके खराब होने का कारण क्या है। खाद्य प्रसंस्करण में ये बात आपको पहले पढ़नी पड़ेगी, खाद्य परिरक्षण, तभी जाके प्रसंस्करण समझ पाओगे। तो खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर है, टमाटर बेचारा बहुत कम दिन तक चल पाता है, 5 दिन 7 दिन तक। बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया था, फ्लावर्स और टमाटर वो थोड़े ज़्यादा दिन तक चल जाता है। तो टमाटर जो है जल्दी खराब हो जाता है। अंगूर अभी इन दिनों में खूब बिक रहा है, अंगूर लेकर आओ और उस अंगूर को घर पे रख दो थोड़े दिन, ऐसे जगह मत रखो जहाँ खूब ज़्यादा धूप हो, तो सूख जाएगा वो। थोड़ा सा नमी वाले जगह पे रख दो, सड़ जाएगा 2-4 दिनों बाद, 5 दिनों बाद। इनको हम बोलते हैं पेरिसेबल आइटम। तो हमारे खाद्य पदार्थ खराब कैसे होते हैं, देखो बार बार मैं एक सब्जेक्ट के साथ चाहता हूं कि कई सब्जेक्ट आपके दिमाग में आए, लेकिन यह आपको खुद करना है, बार बार मैं करूंगा समय ज़्यादा लगेगा। खाद्य पदार्थ खराब होते ही क्यों हैं, तो एक तो यह है कि उसमें कोई जीवाणु विषाणु लग जाएगा तो उससे खराब हो जाएंगे,
जीवाणु या विषाणु लग गया तो खराब हो गए, चूहा खा गया आके, कीट पतंग खा गए। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण होता है नमी भी, नमी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर वो वही अंगूर थोड़ा नमी पर रखे हैं, उसमें नमी अपने आप है ही, तो उसमें बैक्टीरिया वायरस जल्दी आएंगे और धीरे धीरे खराब हो जाएगा। लेकिन उसको धूप पर ले जाके सुखा देंगे तो सूखने के बाद वही खराब नहीं होगा और किशमिश बन जाएगा। किशमिश सुखा के ही तो रखे हैं ना। ड्राई फ्रूट देखो, काजू और बादाम, रियल बादाम की बात कर रहा हूं मैं, वो मूंगफली है जो भाई साहब ने गाया है, कच्चा बादाम। तो बादाम को सुखाकर गीला गीला जो पेड़ पर देखोगे ना, अगर वो डायरेक्ट वो रख दोगे लाके बोरी में भर के तो खराब हो जाएगा। नमी है उसमें, नमी माहौल देता है जीवाणुओं को पैदा होने के लिए। इसलिए तो गीले कपड़े हम नहीं पहनते हैं ना, बोलते हैं गीले कपड़े पहनेंगे, खासकर बरसात में बहुत देर तक गीले रहेंगे तो कोई जीवाणु विषाणु फंगस मंगस बन जाता है। तो खाद्य पदार्थ खराब होते हैं, उसका कई कारण हैं, सब पे नहीं जा रहा हूं मैं, खाद्य परिरक्षण आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बट एक मुख्य कारण नमी है और नमी को कम करना है। तो इसका कैंची वाला टाइप आपको क्या लिखना है, लिखो वाष्पन की विधि द्वारा, लिखो वाष्पन की विधि द्वारा ड्राई फ्रूट्स। अब देखो अंतरिक्ष में कुछ लोग ले जाते हैं अपने लिए खाना ना, तो उसको भी सुखा कर ले जाते हैं, तो उसको लिखो स्पेस फूड। क्वेश्चन कैसा भी आए आप बता पाओ, स्पेस फूड, अंतरिक्ष स्टेशन पर, स्पेस फूड स्टेशन पर ही नहीं कहीं भी जाएं सुखा कर ले जाते हैं कि गड़बड़ ना हो। स्पेस फूड, अदरवाइज उसके मॉइस्चर बाहर निकलने लगेगा उसमें, तो वो लंबी कहानी है। क्या लिखे हैं, स्पेस फूड तथा विभिन्न प्रकार के फलों को सुखाकर रख लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के फलों को सुखाकर, फलों और खाद्यान्नों को भी, गेहूं को भी सुखा कर रखेंगे, अगर गीला गेहूं रख देंगे सड़ जाएगा। सुखाकर रख लिया जाता है ताकि नमी की मात्रा कम हो जाए और वो खराब ना हो, ताकि नमी की मात्रा कम हो जाए और वो खराब ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात समझ गए हैं, इतनी बात बेसिक लेवल पे आप समझ गए हैं कि वाष्पन विधि का मतलब क्या है। खासकर ऐसी चीजों के लिए काम आएगा कि एक जैसे मान लो हमारा शर्ट है, पानी गिर गया, गीला हो गया, तो शर्ट तो वाष्पित होता नहीं है, ऐसा तो नहीं कि ये वाष्प होकर उड़ जाएगा। कपूर का तो है नहीं शर्ट, इस पे पानी है तो ऑटोमेटिक ये पानी धीरे धीरे फैला हुआ है तो अपने आप ही उड़ जाएगा, नहीं तो प्रेस कर दूंगा इस पर जल्दी जल्दी, अगर कुछ हो गया है तो धूप में बैठ जाऊंगा, पानी उड़ जाएगा। तो इनको अलग कर लिया मैं, और डेली लाइफ में कैसे यूज है वो हमने देख लिया। आम देखो, आम लाके घर पे रख दो, कच्चा आम की बात कर रहा हूं, पता नहीं क्यों आज बार बार कच्चा ही शब्द आ रहा है, बट क्या करें, पक्का वाला तो नहीं बोल रहे हैं, पक्का वाला सुखा के भी रखोगे दिक्कत हो जाएगी। कच्चा आम लेकर आओ, अभी कुछ दिनों बाद मिलेंगे। ये कोई बोल रहे हैं ड्रग्स फ्रॉम ब्लड आल्सो, नहीं भैया, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड आल्सो इसमें नहीं आएगा, मालिक थोड़ा धैर्य रखिए। ये बोल रहे हैं कि जो हमारा रक्त है, इस रक्त में से ड्रग को निकालने के लिए भी वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। नहीं होगा भैया, ऐसा होगा क्या कि हम ब्लड निकाल के और गिलास में रख दें और वाष्पन हो के पता चल जाएगा कि इसमें ड्रग है, ड्रग टेस्ट है। ये नहीं है, आगे अगली टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। जितना बोलूं उतना समझो, पहले पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर सोचना। अपने मन से लिखा हुआ होगा ये एनसीईआरटी में, बट इसमें नहीं लिखा है, वो अपकेंद्रण विधि है। ये बात समझ गए आप लोग। अब इतनी बातें अगर आप समझ गए हैं, सफिशिएंट है वाष्पन के लिए। इस विधि का प्रयोग क्या है। अच्छा, कोई बोल दे कि इस विधि का यार कुछ कमी बताओ हमें, तो कोई अरे समझ में आ गया, लेकिन अब थोड़ा सोचा करो ना, सोचना तो तुम लोगों को सिखा रहे हैं। कोई पूछ ले कि इसकी कमी बता दो, तो हम बोल देंगे भैया इसकी कमी सबसे पहले तो यही है कि कई चीज़ें अगर मिली रहेंगी और दो या दो से अधिक चीज़ें अवाष्पित वाली हैं तो बड़ा मुश्किल होगा उन दोनों को अलग करना। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये धीरे प्रक्रिया है, काफ़ी धीरे होती है। अगर गर्म कर रहे हैं तब तो थोड़ा तेज भी हो जाएगी, और गर्म नहीं कर रहे हैं तब बड़ा समय लेती है। कपड़ा सुखाते हैं ना तो बहुत समय लेगी,
इसलिए ये स्लो प्रक्रिया है लेकिन काम की प्रक्रिया है। इसका प्रयोग खूब किया जाता है। मैं आम की बात कर रहा था, बीच में कुछ क्वेश्चन आ गया था। तो आम जो है, कच्चा आम लेकर आए और उस कच्चे आम को लाके कहीं कोने में बोरी में भर के रख दो। 4-5 दिन बाद देखो उस पर सफ़ेद सफ़ेद फंगस लग गए होंगे। थोड़े दिनों बाद वो सड़ के गल के ख़त्म हो जाएगा, 2-4 कीड़े भी उसमें घूमते रहेंगे। उसको छत पे ले जाके सुखाओ, पूरा सुखा दिए, नमी खत्म हो गई तो समझ लो कि जो उसको खराब करने वाले जीवाणु विषाणु फंगस चीज़ें हैं वो वहाँ पे कम लगेंगी या बहुत मतलब न के बराबर लगेंगी। तो गांव में आप देखेंगे कि महिलाएं बिना ये सब पढ़े ये काम करती हैं डेली लाइफ में, कि आम को सुखा के रख लेती हैं और बाद में जब कुछ ढंग का बनाना होता है तो आमचूर करके उसी को कूट के आमचूर के तौर पे प्रयोग करती हैं। किशमिश देखो सुखा के रखा गया है, बादाम सुखा के, धान गेहूं चना सब सुखा के रखा जाता है कि नमी न रहे, क्योंकि नमी रहेगी तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना हर्षवर्धन बाबू, हम समझ रहे हैं आपकी बात कि आप जैसे ही नमी देखते हो, इनकी हालत ऐसी है कि ये दोस्तों के अपने आंखों में नमी देख लेते हैं तो कई दिनों तक पानी नहीं पीते हैं। बोलते हैं मैं कई दिनों तक, वर्षों तक पानी पीता नहीं अगर कुशवाहा जी के आंखों में नमी देखता हूं। इतना इन लोगों के बीच में गहरा प्रेम हो गया है। खैर, नमी खराब चीज है, नमी देखना भी नहीं चाहिए। यहां भी देखो नमी खराब कर रहा है। टॉपिक पे आते हैं आगे, समय क्योंकि अभी कई पॉइंट पढ़ने हैं और सारे पॉइंट को कवर करना है तो समय। तो वाष्पन की विधि क्यों जरूरी है, क्या है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया है। बाकी एनसीईआरटी अब पढ़ोगे, अब फिर पढ़ोगे जब एनसीईआरटी तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ज़्यादा एंगल फिट कर पाओगे। दूसरी विधि काफ़ी अच्छी विधि है और हर्षवर्धन भाई बोल दिए हैं तो पहले यही पढ़ा देता हूं। विधि का नाम है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि, कुछ लोग अपकेंद्रित विधि बोलते हैं तो कोई नाराज ना हो कि ये अपकेंद्रण लिख रहे हैं आप, क्यों लो आपकी ही बात लिख दिया। अपकेंद्रित विधि, अपकेंद्रित विधि, अपकेंद्रित विधि इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रीफ्यूग, सेंट्रीफ्यूग मेथड। अब थोड़ा समझना है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रीफ्यूग विधि क्या है फिजिक्स की बात, बट समझिए थोड़ा पहले बेसिक समझ लो होता क्या है कि अगर ऐसा एक गोल रास्ता ले लिया जाए और इस गोल रास्ते पर मैं बोलूं कि 2 लोग दौड़ो, एक बहुत भारी आदमी है, एक बहुत भारी है, 1000 किलो का है और एक पतला सा है 10 किलो का है। ठीक है, दोनों को इस गोले पे दौड़ने के लिए जब मैं बोलूँगा ऐसे तो आप देखोगे ये 10 किलो वाला तो एकदम लाइन पर ही दौड़ पाएगा, लेकिन ये जो भारी वाला आदमी है संभव है कि ये लाइन पर नहीं दौड़ेगा बल्कि क्या हो जाएगा, ऐसे दूर दूर भाग जाएगा। थोड़ा और बोलेगा कि मुझे थोड़ा बड़ा जगह चाहिए, वो बोलेगा कि भैया इतने में मेरा काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा मुझे जगह बड़ा दे दो, मैं घूम ही नहीं पाऊंगा इतने लाइन पर। अरे 1000, देखो सोचने में क्या जाता है, मान ही तो रहे हैं, तो मान रहे हैं तो कुछ बड़ा मान लेना, मान रहे हैं तो छोटा क्यों माने। थोड़ा इधर बोर्ड चमक रहा है, अब ठीक होगा, तो थोड़ा बहुत चमके तो ठीक है, कोई बात नहीं, धूप तेज आ गई है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज, अच्छा एक और चीज, जब कोई चीज गोल गोल घूमता है ना, ऐसे गोल गोल घूमता है, फिजिक्स में डिटेल में पढ़े हैं, गोल गोल घूमता है तो उस पर 2 बल लगता है। एक तो इसका केंद्र होगा, केंद्र की ओर बल लगता है और इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसको हम बोलते हैं क्या, अभिकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल न रहे तो कोई घूम ही नहीं पाएगा गोल गोल। और मैंने आपको बताया था कि अभिकेंद्रीय बल वास्तव में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल या अलग अलग जगहों से ये मिलता है, अपना इसका खुद का अस्तित्व नहीं होता है, बट यहाँ अब नहीं बताऊंगा वो मैं। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी समय जब ये गोल गोल घूमा जा रहा है व्यक्ति, तो
तो इस पर बाहर की ओर भी एक बल लगता है। उस बाहर की ओर के बल को हम बोलते हैं अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूग फोर्स, अपकेंद्र बल। और मैं आपको अभी बता दूं कि फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, यह प्रतिक्रिया नहीं है इसका। अपकेंद्र बल की, अभिकेंद्रीय बल की यह प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन बाहर की ओर लगता है। तो मुख्य कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं 2 मिनट में कि आप लोग कभी देखना झूले पर जाके, गोल गोल पार्क में झूले हैं ना, उन झूलों पर ऐसे घूम रहा है गोल गोल, उस पर खड़े हो जाना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम बाहर फिक जाओगे। तुमको ऐसा लगेगा कि तुम बाहर फिक जाओगे, तो तुम या तो कुछ पकड़ के रखोगे या झुक के अपने पैरों को जमा कर रखोगे। वही जो बाहर की ओर फेंकने का प्रयास कर रहा है वो क्या है? बल। और बल पीछे किसी लेक्चर में समझाया भी था कि बल क्या है। तो उसको बोलते हैं अपकेंद्र बल। और इस अपकेंद्र बल, जब अपकेंद्रीय बल लगता है तो इसमें होता क्या है आपको ध्यान रखना है। और भी देखोगे कि झूले पर वो टोरा टोरा होता है, पता नहीं कौन सा होता है, तो हम उसको पकड़ के रखते हैं नहीं तो फिक जाए। तो अपकेंद्र बल में होता क्या है कि जब जैसे मान लो वॉशिंग मशीन हमारी है, इसी पर आधारित है। वॉशिंग मशीन में क्या होगा, जब ऐसे कपड़ा डाल दिया गया, घूमती जा रही है घूमती जा रही है, तो क्या होगा, अभी देखो जो भारी भारी पदार्थ रहेंगे, जो भारी भारी पदार्थ रहेंगे, देखो उसमें वो भारी भारी पदार्थ क्या हो जाएंगे, दूर भागेंगे, थोड़े दूर भागेंगे। और जो हल्के पदार्थ हैं वो क्या आ जाएंगे, पास पास यहाँ आ जाएंगे। क्रीम जो मक्खन निकालने वाला काम है ना, वहाँ भी यही काम होता है। मथनी से इसको घुमाया जा रहा है तो क्या होगा, जो हल्के पदार्थ होते हैं ना, हल्के पदार्थ आसपास इधर सेंटर में आ जाएंगे, और बाकी जो भारी पदार्थ रहेंगे वो साइड साइड में आ जाएंगे। या इसको एक दूसरे तरीके से समझो, क्योंकि हम तो जीएस के तौर पे भी समझ रहे हैं इसको, साइंस समझो ही नहीं। जो हल्का पदार्थ होता है वो ऊपर आ जाता है, अगर हल्के पदार्थ हैं वो ऊपर आ जाता है, और जो भारी पदार्थ रहता है वो नीचे आ जाता है। तो मैं आपको 2 तरीके से समझाने का प्रयास किया कि अपकेंद्रण विधि में क्या होगा। 2 बात आपको दिमाग में रखना है। क्या? वॉशिंग मशीन, हाँ तो 10,000 किलो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यम बोल रहे हैं आपने 10,000 लिख दिया है, अरे तो 10,000 किलो का भी आदमी हो सकता है। इसी तरीके से बढ़ता रहा आदमी तो 10,000 किलो का हो जाएगा, क्या भरोसा है। तो वॉशिंग मशीन मैं बता रहा हूं कि जब ये गोल गोल घुमाया जाता है तो घनत्व के कारण ये होता है, जो हल्की चीज़ें होती हैं वो पास आ जाती हैं, जो भारी चीज़ें रहती हैं वो थोड़ी दूर दूर हो जाती हैं। अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि हल्की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, भारी चीज़ें नीचे हो जाती हैं। बस ये कंसेप्ट अगर हमको समझ में आ गया है तो अब इस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रयोग करेंगे? तो रक्त से, रक्त के घटकों को अलग करने के लिए, लिखवाऊंगा भी, रक्त के घटकों को अलग करने के लिए कभी आप जाइएगा देखिएगा, आपका एक ऐसे नली रहती है, उसमें ब्लड ले लिया गया, और ब्लड को ऐसी ही मशीन रहती है, उसमें इसको डाल के 3-4 लोगों का जो भी है डाल के गोल गोल घुमा दिया गया खूब तेज़ी से। और बहुत तेज़ी से जब घुमा देंगे उसको हम, तो थोड़ी देर बाद जो हल्के चीज़ें रहती हैं हमारी वो ऊपर ब्लड के यहाँ चढ़ जाती हैं, प्लाज्मा और सीरम, और बाकी नीचे जो होते हैं, बाकी जो भारी भारी कण रहते हैं नीचे आ जाते हैं। तो ब्लड 2 रंगों में दिखाई देने लगता है। गूगल पे जाके आप देख भी लेना, लिखना ब्लड सेंट्रीफ्यूग तो मिल जाएगा। मैं आपको एक बार, हालांकि कैमरा दूर है तो शायद ना दिखाई दे, मैं एक बार बोल के दिखाई देता हूँ। ब्लड प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूग, देखो ये दिख रहा है। मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहे हो? 2 अलग अलग कलर बता दिया है। ऊपर वाला हल्का पीलापन है प्लाज्मा वाला, और नीचे रेड रेड दिख रहा है, तो उसमें बाकी कण है भारी वाले। तो ब्लड से अगर आपको उसके घटक को अलग करना है तो किस विधि द्वारा करेंगे? अपकेंद्रण द्वारा। और यूरिन का जांच कराते हैं, उसमें भी यही होता है। यूरिन की जांच भी, यूरिन के घटक कौन कौन से घटक हैं, पीछे बताया था कि एक स्टडी से पता चला है कि 3000 घटक उसमें हैं। तो यूरिन के जो घटक हैं, मुख्य जो घटक जांच होती है यूरिन की, तो इस यूरिन के जांच करने के लिए भी यही काम किया जाता है। अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है, उसको नली में लेकर घुमाया जाता है,
और फिर क्या होता है, भारी और हल्के कण रहेंगे तभी ये काम होगा। सारे इक्वल वजन वाले हैं, या घनत्व बोलो, घनत्व समझा दिया हूं, सारे बराबर घनत्व वाले हैं तो ये विधि काम नहीं करेगी। ये विधि सिर्फ तभी काम करेगी जब घनत्व अलग अलग हो। प्रीलिम्स में यही पूछेगा कि अलग अलग घनत्व वाले कणों को, अलग अलग घनत्व वाले द्रवों को, खासकर द्रव पदार्थ रहें, उनको अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त विधि है? तो क्या बोलेंगे, अपकेंद्रण। तो यूरिन का जांच इससे कर लिया जाता है। और भी मैं आपको दूध का बोल रहा हूं कि दूध को भी ऐसे घुमा देते हैं। दूध को वहां तो गर्म करके पानी हटा रहे थे पीछे, और दूध को ऐसे गोल गोल घुमा के उससे मक्खन और बाकी क्रीम व्रीम और विभिन्न प्रकार के दूध निकल बना लेते हैं। तो अब आप लोग अपकेंद्रण के बारे में लिखिए, समझ गए हैं ना। मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया, मैं सीधा मूल बात बता दिया कि किसी चीज़ में गोल गोल घुमाएंगे अगर हम, तो दो में से एक काम दिमाग में रखना कि हल्की चीज़ें, कम घनत्व की चीज़ें, हल्की चीज़ें कम घनत्व की होती हैं। हल्की चीज़ें जो अक्ष है ना, जहाँ पे घूम रहा है, रॉड घूम रहा है, उसके पास पास आ जाएंगी, भारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। या हल्की चीज़ें ऊपर हो जाएंगी, भारी चीज़ें नीचे हो जाएंगी। ये बस कंसेप्ट दिमाग में रखना है, इससे हमारा ये बात समझ में आ जाएगा। तो लिखो, लिखो, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग किसी मिश्रण में अलग अलग घनत्व वाले, इस विधि का प्रयोग किसी मिश्रण में अलग अलग घनत्व वाले विभिन्न द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। द्रव, लिक्विड ही घूम पाएगा ना, आपको पता है बहने का गुण लिक्विड में है। वो बात अलग है कि लोहे को पिघला के घुमा लो, लेकिन द्रव तो बनाना ही पड़ेगा ना, द्रव बनाना पड़ेगा, द्रव जरूरी है लिखना। अलग अलग घनत्व के द्रव को अलग करने हेतु किया जाता है। तो एक तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन यही बन गया कि किसके लिए किया जाता है। इसके जस्ट नीचे लिखो, इस पर आधारित मशीनों को, इस पर आधारित मशीनों को सेंट्रीफ्यूग, अपकेंद्रित कहा जाता है। अपकेंद्रित कहा जाता है, मशीन को ही अपकेंद्रित सेंट्रीफ्यूग बोल देते हैं। सेंट्रीफ्यूग मशीन कहा जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन, दूध से क्रीम निकालने की मशीन, अब है तो इतनी फिजिक्स की बात, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। दूध से क्रीम निकालने की मशीन, और उसी को घर पे लोग मथनी से मह देते हैं, मशीन नहीं है तो। रक्त के अवयवों को अलग करने की मशीन, यूरिन जांच की मशीन, यूरिन जांच की मशीन। उसके जस्ट नीचे हेडिंग डालो अवधारणा, सिद्धांत, किस सिद्धांत पे ये काम करती है, बाद में भूल जाओगे। उसके जस्ट नीचे लिखो सिद्धांत, किस सिद्धांत पे ये काम करती है। लिखो, यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि, यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब अलग अलग घनत्व वाले किसी द्रव मिश्रण को, जब अलग अलग घनत्व वाले किसी द्रव मिश्रण को किसी अक्ष के परितः, घूमते हैं किसी अक्ष के परितः ना, वो सॉकेट लगा होता है। हमारा बाइक भी देखो, बाइक भी जो घूम रही है वो क्या, पहिया जो है एक अक्ष बीच में लगा है, उसके परितः घूम रहा है, तो उसी को अक्ष बोल रहे हैं। अब तो सेंटेंस ही में भूल गया क्या बोल रहा था, फिर से बोल देता हूं। इस विधि पर आधारित है कि जब अलग अलग घनत्व वाले द्रवों को किसी अक्ष के परितः घुमाया जाता है, तो किसी अक्ष के परितः घुमाया जाता है, तो हल्के कण अर्थात कम घनत्व के कण, थोड़ा तेज लिखिए, हल्के कण अर्थात कम घनत्व के कण अक्ष के आसपास इकट्ठा होते हैं, अक्ष के आसपास इकट्ठा होते हैं, अथवा ऊपर की तरफ इकट्ठा होते हैं, ऊपर की परत में इकट्ठा होते हैं,
अथवा ऊपर की परत में इकट्ठा होते हैं। समझा के लिखवा रहा हूं कि बात आपको पता रहे। ऊपर की परत में इकट्ठा होते हैं, जबकि भारी कण अक्ष से दूर अथवा नीचे की तरफ इकट्ठा होते हैं, नीचे की तरफ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं लिखवा रहा हूं कि यूरिन परीक्षण बता ही दिया कि यूरिन को घुमाते हैं, यूरिन का जांच हो जाता है, अलग अलग उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है वो देख लेते हैं वो लोग। रक्त का देख लिए, दूध से क्रीम का देख लिए। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत कार्य यही है, लेकिन फिजिक्स में उस लेवल से पढ़ते हैं, यहां जरूरत नहीं है। यहां एक बात आपको दिमाग में रख लेना है, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मिल्क से अलग करते हैं, तो मिल्क कई प्रकार के होते हैं, थोड़ा उनका नाम एक बार दिमाग में ला ही लो। उसके जस्ट नीचे लिखो, इस विधि के प्रयोग से ही आज विभिन्न प्रकार के मिल्क दूध बनाए जाते हैं। कैसे? तो कौन कौन से मिल्क हैं लिख लो, तुम लोग डेली लाइफ में देखते हो, थोड़ा दिमाग में रहेगा। एक होता है फुल फैट मिल्क, फुल फैट, पूर्ण वसा, उसमें जितना वसा होना चाहिए उतना है, इसको पियोगे तो मोटे हो जाओगे अगर जिम नहीं जाओगे तो। पूर्ण वसा मिल्क 3.5% फैट रहता है इसमें। थोड़ा सा इसमें से वसा को निकाल दो, वसा को निकालने का तरीका हमारा है क्रीम निकाल दो, थोड़ा क्रीम निकाल दिया तो बनता है स्किम्ड मिल्क। देख लेना आप जाके दूध खरीदना तो उस पर क्या लिखा है, स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क में लगभग बहुत ही कम फैट रहता है, 0.3% फैट रहता है। हमारे काम का है ये, अगर जीरो फिगर बनाना है आप लोगों को तो। उसके बाद अगला होता है टोन्ड मिल्क, TONNED शायद होता है, टोन्ड मिल्क। तो टोन्ड मिल्क सब ऐसे ही बन रहा है, क्रीम कम ज़्यादा कर दे रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। टोन्ड मिल्क, और टोन्ड मिल्क में 3% के आसपास होता है, देख लेना। ये सब तो कॉमन लाइफ में हम रोज यूज करने वाली चीज़ें हैं। और एक और होता है डबल टोन्ड, डबल टोन्ड में फैट कम रहता है। डबल टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड ना बोल रहा हूँ, टोन्ड मिल्क, इसमें लगभग 1.3% के आसपास फैट रहता है। तो इसमें देख सकते हो कौन सा मिल्क तुम्हारे काम के लिए है। वेट बढ़ाना है तो ये और ये, वेट कम करना है तो ये और ये, समझ रहे हैं ना। उसी से किया जा रहा है, क्रीम को कम ज़्यादा कर दिया जा रहा है, मतलब वसा को, तेली पदार्थ को कम कर दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई है। नीचे एक स्टार बना के लिख लो, नीचे एक स्टार बना के लिख लो। ग्रामीण महिलाओं द्वारा यही प्रक्रिया मथनी विधि द्वारा की जाती है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा, शहरी महिलाएं भी कर सकती हैं, ग्रामीण महिलाओं द्वारा यही प्रक्रिया मंथनी विधि है। तो सेम यही विधि ना, बट वो देसी है, समय लेने वाली है, टाइम लगेगा। मंथनी विधि इंग्लिश में बोलते हैं चर्निंग, चर्निंग मेथड द्वारा किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा यही विधि, यही प्रक्रिया चर्निंग तरीके से की जाती है। चलो, तो ये तुम लोग बता लोगे किसी को कि अपकेंद्रण विधि का प्रयोग कब करेंगे हम, जब 2 या 2 से अधिक द्रव, 2 ही नहीं कई द्रव रहें, लेकिन उन द्रवों का घनत्व क्या रहे, अलग अलग रहे। आगे हम देखेंगे और भी ऐसे तरीके आएंगे, लेकिन यहां पर क्या है, घनत्व अलग अलग है, और घनत्व अलग अलग होने पर ही इनका हम यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा सिद्धांत ही क्या है कि भारी और हल्के रहेंगे तभी वो अलग अलग जगह लेंगे। एक बोलेगा हमको ज़्यादा जगह चाहिए, एक बोलेगा हमको कम जगह चाहिए घूमने के लिए, तभी बात बनेगी। चलो, इतनी बात समझ में आ गई तो भूपू बजाओ, आगे बढ़ें। और अगर इसमें कोई समस्या लग जाए किसी को तो आप कमेंट करना। कोई कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 बरस के बाद आएगा,
रोज़ ही मिलने वाले हैं। अगर कोई इसको यूट्यूब पे देख रहा है और क्लास में वो ज्वाइन नहीं है, पेड कोर्सेस में नहीं है, तो वहाँ पे टाइप कर देगा अपना क्वेश्चन, तो प्रयास किया जाएगा कि उनका भी आंसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जब डाल रहे हैं तो केवल इसलिए दिखाने के लिए। आपको अगर कुछ बात नहीं समझ में आती है तो पूछ सकते हैं। हम जीएस लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं। बेस 9th क्लास का एनसीईआरटी है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई किताब लोगे तो उनके नोट्स में ये थोड़े बहुत लिखे रहेंगे, लेकिन समझ में हमको नहीं आता है, फाइन डिफरेंस आ जाएगा तो कर ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि इसमें क्या अंतर है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला लिखो ऊर्ध्वपातन विधि। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बट ठीक है, अब है टॉपिक में तो लिख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि, सारी विधियां क्या कर रही हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो मिश्रण को अलग करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ऊर्ध्वपातन विधि, चलो तो ऊर्ध्वपातन विधि क्या है समझो। मैंने बताया था कि इसमें ये क्या ठोस को अलग करता है। सबसे पहली बात कि दो ठोस को अलग करेगा, दोनों चीजें ठोस होनी चाहिए। अभी तक द्रव, पहले वाले में ठोस और द्रव दो अलग अलग चीजें थी, दूसरे वाले में द्रव द्रव से काम बना रहे थे, कुछ ठोस रहे तब भी चल जा रहा था। और यहां पर क्या है, देखो मिल्क का जो पाउडर बनाते हैं ना, पाउडर, मिल्क का पाउडर बन जाता है, वो भी वाष्पन से संभव है, बट वाष्पन नहीं करते, उसके लिए आगे हम देखेंगे आसवन वगैरह बाकी चीजें लगा लेते हैं। तो ऊर्ध्वपातन विधि ठोस ठोस के करते हैं, लेकिन इन दोनों ठोसों में से शर्त यह है, ऐसे ही बनाओगे, शर्त यह है कि एक कोई क्या होना चाहिए, एक ठोस ऊर्ध्वपातज होना चाहिए, ऊर्ध्वपातज होना चाहिए। और ऊर्ध्वपातज क्या है पहले पढ़ा दिया हूँ, मतलब जब उस ठोस को हम गर्म करें, ठोस को गर्म करें तो वो गर्म के बाद द्रव ना बने, डायरेक्ट ही क्या बने, गैस बने। ऐसे ठोसों को, ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। और उस प्रक्रिया को जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव में बिना बदले डायरेक्ट वो गैस में बदलता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। तो अब जैसे मान लो नमक है, नमक में नौसादर मिल गया, एनसीईआरटी में यही ऑप्शन यही दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखो, नमक में नौसादर मिल गया, बढ़िया टाटा नमक खरीद के लाए 50-60 रुपए का, और पता चला कि नौसादर अमोनियम क्लोराइड है, रखे हुए थे घर में, और ये उसमें मिल गया। अब नमक फेंके कैसे, तो फेंकना नहीं है, उसको गर्म कर दो, उसको लेके कहीं कांच के बर्तन में चाहे कहीं भी ऐसे गर्म कर दो, तो नौसादर अपने आप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाएगा। नौसादर धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाएगा, केवल नमक नमक ही बचेगा, नमक फेंकना नहीं पड़ेगा, नमक का प्रयोग हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन विधि। कहीं भी अगर अलगाव करना है, दो ठोस हैं, 4 ठोस हैं, उसमें से कुछ ऊर्ध्वपातन वाले हैं, तो गर्म कर दो थोड़ा उनको, एक टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे, सारे ऊर्ध्वपातज पदार्थ उड़ के वाष्पीकरण में हो जाएंगे, वाष्प में चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि यार नौसादर में एक बड़ा खरीद के लाया था, इसका तो मुझे काम था, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, इसको भी ज़रूरत है, तो ऊपर एक ढक्कन से बंद कर देना, इसका वाष्प जाके यहीं पर जम जाएगा कहीं, और इस वाष्प को निकाल लेना, वाष्प को निकाल के फिर से ठंडा कर देना। जैसे ही ठंडा करोगे, संघनन, इसलिए पहले पढ़ाया हूँ ना, सारी बातें जोड़ा करो पीछे की क्लासों का, इसकी भी ज़रूरत है ना। अगर उड़ना है तो उड़ा दो, नौसादर नहीं चाहिए तो उड़ा दो, और अगर चाहिए तो क्या कर लो, इनका जो ये वाष्प आ रहा है, उड़ रहे हैं, इनको कहीं इकट्ठा करो, नली मली डाल के कैसे भी कहीं ले आके इकट्ठा कर लो कोपचे में, और फिर उसको क्या कर दो, फिर से संघनन जो उसका हुआ है यहाँ पे, ये फिर से उसका संघनन कर दो, टेम्परेचर कम कर दो धीरे धीरे, तो द्रवित रूप में आ जाएगा या फिर ठोस रूप में आ जाएगा। समझ गए इतनी बात, लिखो इसको। ऊर्ध्वपातन में इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है
जो ठोस प्रकार के हों, मिश्रण ठोस प्रकार का हो, पीछे पढ़ चुके हैं, जो ठोस प्रकार के हों तथा उनमें कुछ ठोस ऐसे हों जो गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हों, जो गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाते हों, या ऊर्ध्वपातज प्रकार के हों, जो आपको अच्छा लगे। गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हों। नीचे लिख लो, उदाहरण के लिए नमक और नौसादर के मिश्रण को, दोनों ठोस हैं, नमक और नौसादर के मिश्रण को इसी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। नमक और नौसादर के मिश्रण को इसी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। उसके नीचे एक लाइन और लिख लो, आयोडीन का शुद्धिकरण भी, आयोडीन क्या है? ऊर्ध्वपादज पदार्थ है, ध्यान रख लेना, पूछ लेगा कई प्रीलिम्स में, उसी एनसीईआरटी में दिया है। ऊर्ध्वपादज पदार्थ है आयोडीन, ठीक है ना। तो लिखो आयोडीन का शुद्धिकरण भी इसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। बाकी प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसी विधि द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि खत्म हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। इतनी बात क्लियर? कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो भोपू बजाओ। हर टॉपिक के बाद रूल होता है। हाँ, पूरे टाइम बात नहीं करना है, लेकिन टॉपिक के बाद तो बात इसलिए करनी है कि आप बाद में ये ना बोलें कि हमें समझ में नहीं आया। तो टॉपिक ये ऊर्ध्वपातन खत्म हो गया। अगला हेडिंग डालो, क्रोमेटोग्राफी। अगला हेडिंग रहेगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, देखो इसमें जो क्रोमा शब्द है ना, ये क्रोमा, ये ग्रीक शब्द है, और क्रोमा का मतलब क्या होता है? रंग। क्रोमा का हिंदी मतलब क्या होता है? रंग। तुम लोग कभी देखना, कई जगहों पर क्या करते हैं लोग, जब कुछ वीडियो बनाते हैं ना, तो पीछे ग्रीन कलर का पर्दा लगा देते हैं, और वो ग्रीन कलर का पर्दा को बाद में एडिट करके वहाँ पर तालाब लगा देते हैं, वहाँ पे मगरमच्छ लगा देते हैं, वहाँ पर 2-4 डांस करती हुई महिलाओं का फोटो लगा देते हैं। उसका नाम क्रोमा ही होता है। उसको लोग बोलते हैं कि मेरा क्रोमा घर पे है। अमेजन से उस पर क्रोमा स्क्रीन करके मंगा सकते हो। तो रंग है ना। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है तो समझो। हमने वाष्पन में क्या देखा था, पहले रिवाइज एक बार मारो। वाष्पन में देखा था कि डाई जो है, डाई तो ठोस जैसा रहती है, और इसको पानी में घोल दिया गया है, किसी द्रव में घोल दिया गया है। हम चाहते हैं कि डाई को अलग कर लें, तो वाष्पन करा दे रहे थे। क्या करा रहे थे? वाष्पन। पानी वाष्प बन के उड़ जा रहा था, केवल डाई बच जा रहा था। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस विधि में क्या करना है? रंग को ही अलग कर लेना है। मैं चाहता हूँ कि जो डाई है मेरा, इस डाई में मान लो 3 रंग हैं। नीला, इमेजिन कर लेते हैं, नीला, पीला, क्योंकि फिजिक्स फिर यहाँ पे लंबी हो जाएगी बात, हरा, इमेजिन कर लिया। 3 रंग हैं अलग अलग। तो उस डाई से 3 रंगों को कैसे अलग करेंगे? तो उन रंगों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं क्या? क्रोमेटोग्राफी। अब स्वाभाविक सी बात है कि एनसीईआरटी में आपको इसका डायग्राम बना के दिया है, तो डायग्राम कैसे समझ लो। पहले तुम लोग समझ लो, पहले फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो और कई जगह बताया हूँ केशिका नली के बारे में। कोशिका नहीं, केशिका नली। भूगोल में भी इसकी खूब जरूरत पड़ती है। केशिका नली, कैपिलरी ट्यूब, क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। एकदम पतली पतली, हमारे बाल के जैसी पतली पतली ट्यूब हैं, इसलिए इसका नाम केशिका नली कहा गया। हमारे पेट में भी थी, देखे थे हम, हमारे शरीर में भी थी। ये केशिका नली का एक गुण होता है कि इस केशिका नली को कहीं रख देंगे ना द्रव में, ले जाके केवल ऐसे नीचे रख दो, तो इतनी पतली होती है ना कि उसमें लगभग वैक्यूम जैसी बात बन जाती है। फिजिक्स की बात अब नहीं जा रहा हूं मैं,
क्योंकि ये भी कंसेप्ट लोग नहीं समझे होंगे क्यों चढ़ता है वो उस पर। तो वैक्यूम जैसा लगभग बन जाता है, और वैक्यूम में जगह है नहीं, मतलब कोई माध्यम है नहीं, तो दाब कम है, तो हमेशा चीज़ों का बहाव किधर होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो पानी जो रहता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा उस पर। हमारे मिट्टी में भी ये होता है, कई जगहों पर जो सेडिमेंट नीचे के जो एलिमेंट हैं वो धीरे धीरे पानी के माध्यम से चढ़ के ऊपर आ जाते हैं और ज़मीन को खराब कर देते हैं। तो केशिका नली मतलब पतली पतली नलियां होती हैं, और इनमें गुण होता है कि इसमें अपने आप ही लिक्विड अगर है तो, ठोस नहीं, लिक्विड अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझ के देखना। अभी जो दिया है एनसीईआरटी में वही बता रहा हूं कि ये क्या बोलते हैं कि कैसे अलग करना है। तो एक ले लो ऐसे बीकर, वो लोग रसायन में बोलते हैं, बीकर कीपर की यहाँ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको अभी मैं बोलूँगा फनल, ट्यूब, बीकर, तो जिनका साइंस नहीं है वो परेशान हो जाएंगे और हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरत है नहीं वो, इसलिए मैं नाम बोल रहा हूँ कि एक बर्तन है कांच का, इसमें पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद एक ले लिया पेपर, उसमें आता है फिल्टर पेपर जो भी है पेपर, एक पेपर ले लिया, उस पेपर पे इस डाई का एक छोटा सा बिंदी लगा दिया, किसी की नज़र ना लगे, ठीक है, एक बिंदी लगाया इस डाई का, और उस डाई को लाके यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कैपिलरी कराना है ना, थोड़ा सा अंदर इसको ऐसे डुबो दिया, मतलब ये डॉट ऊपर ही रहे, डॉट डूबे नहीं, डूबे नहीं, ठीक है ना। अब ये पानी इस कागज में क्या है, छोटी छोटी नलियां हैं, अपने आप छोटे छोटे छिद्र हैं, वो छिद्र क्या होगा, धीरे धीरे इस पे पानी चढ़ने लगेगा, देखोगे तो यहाँ तक गीला हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये तो खुद भी करके देख सकते हो, अपने घर पे एक कागज लेना और ग्लास में थोड़ा सा डुबो उसको, धीरे धीरे देखोगे कि वो क्या हो जाएगा, ऊपर तक आके गीला हो जाएगा। कैपिलरी के माध्यम से ही होता है वो, यही काम यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन यार समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत क्या होगी, मतलब समझ नहीं आएगा तो तुम लोग कल की क्लास में बोल रहे थे ना कि सर अब केंद्रण समझ में नहीं आया, आज आया ना, तो इसलिए थोड़ा बता देता हूं कि वो एनसीईआरटी आपको थोड़ा मज़ेदार लगे, बोरिंग ना लगे। तो इस पे पानी चढ़ने लगा, तो ये नीला, पीला, हरा, इन सब की घुलनशीलता अलग अलग है, ध्यान रख लेना, इसलिए आपको विलेयता पढ़ाया था। घुलनशीलता या विलेयता अलग अलग है, कोई जल्दी घुल जाता है, कोई लेट घुलता है। तो देखो जो जल्दी घुल जाएगा वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ के ऊपर आ जाएगा, जो थोड़ा लेट घुलेगा वो थोड़ा इससे नीचे रहेगा, जो थोड़ा इससे लेट घुलेगा वो सबसे नीचे रहेगा। अगर 3 है तो तीनों ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और हम बता देंगे कि भैया इस डाई जो आपने हमको दिया था ना, इस डाई में ये 3 रंग अलग अलग हैं, हमको पता चल गया, समझ रहे हैं, डाई हमको पता चल गया कि 3 कौन कौन से अलग अलग रंग हैं, हमको इस डाई में पता चल गया। तो कोई भी डाई, ये तो घर पे कर सकते हैं आप, कोई भी डाई लेकर आओ। अभी आप लोग होली मनाए थे, होली में लाल पीला पता नहीं कौन कौन रंग खेले, तो आपको पता है कि रंग प्राथमिक 3 ही होते हैं, बाकी सब रंग मिला मिला के बनाए जाते हैं। तो उन रंगों में किस रंग में कौन सा मिला है घर पे करके देख सकते हो। खैर सिविल की तैयारी कर रहे हो, 9th के बच्चे तो हो नहीं, तो मत करना, प्रैक्टिकल बस समझ लो इस बात को कि जो जल्दी घुलेगा, पहले घुल गया ना तो पानी के साथ साथ ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, सबसे ऊपर चढ़ जाएगा। जो सबसे बाद में घुलेगा, जो सबसे बाद में घुलेगा, लेट घुलने वाला है, वो सबसे नीचे रह जाएगा, और इसी क्रम में ये जम जाएंगे। हम बता देंगे कि ये रंग से ये डाई बना हुआ है, इसी को हम बोलते हैं क्या, क्रोमेटोग्राफी। समझ गए क्या बात को, समझ गए तो हैंड रेज करो, 5 मिनट में इसको लिखो। क्लियर कट आ रहा है समझ में ना, एग्जाम में तो बता पाओगे कि एक डाई से रंगों को अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाएगी, क्रोमेटोग्राफी। और बोलेगा कि एक डाई और द्रव का विलयन है, सॉल्यूशन है, उसमें से डाई को अलग करने के लिए कौन सी प्रयोग की जाएगी, तो वाष्पन। चलो लिखो, ये बना ही लिए होगे तुम लोग। क्रोमेटोग्राफी ग्रीक भाषा के शब्द क्रोमा से बना है, जिसका मतलब होता है रंग, इतना बात तो लिख ही लिए होगे। अब इसके नीचे लिखो, रंग तक लिख लिए हो, अब इसके नीचे लिखो, इस विधि का प्रयोग किसी डाई से, डाई ही लिखना, किसी डाई से उसके विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है, विभिन्न रंगों को
अलग करने के लिए किया जाता है। बस प्रक्रिया बता नहीं रहा हूं, प्रक्रिया बताने की जरूरत है नहीं। विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है। नीचे लिखो सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है? सिद्धांत अभी बताया ना, घुलनशीलता, विलयशीलता। तो सिद्धांत लिख लो इसके नीचे, ये दिमाग में रहेगा कैसे काम करता है। सिद्धांत में लिखो, चूंकि डाई में घुले हुए विभिन्न रंगों की घुलनशीलता अलग अलग होती है। घुलनशीलता या विलयशीलता, जो आपको अच्छा लगे, घुलनशीलता या विलयशीलता अलग अलग होती है। घुलनशीलता या विलयशीलता अलग अलग होती है। अतः जो अधिक घुलनशील वस्तु होती है, रंग होता है जो आपको अच्छा लगे, वह ऊपर की ओर एकत्रित होती है, और जो कम घुलनशील होता है वो नीचे की ओर एकत्रित होता है। वह नीचे की ओर एकत्रित होता है। इसका तुम लोग प्रयोग एक और कर सकते हो। पालक लाके मिक्सी में पीस लो। उस पालक का जो हरा रंग है ना, वो हरा रंग केवल हरा रंग अपने आप में नहीं है, उसमें कई रंग हैं। तो पालक का वैसे ही एक छोटा सा बिंदु एक कागज पे लगाओ, पानी में भिगो दो, ऊपर देखना है उस पालक में विभिन्न प्रकार के रंग तुमको उस कलर में दिखाई दे देंगे। चुकंदर के जूस में देख लो, लौकी के जूस में देख लो, किसी में भी देख सकते हो। क्रोमेटोग्राफी रंगों को अलग करने के लिए की आती है। अब जो हर्षवर्धन भाई पूछे थे पहले वाष्पन में, वो आंसर यहां मिलेगा। तो लिखिए, नीचे स्टार बनाओ। सिद्धांत हो गया, विलयशीलता के गुण पर चल रहे हैं हम। प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अलग अलग विलयशीलता वाले पदार्थों का एक मिश्रण है, इस मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे बेहतर विधि कौन होगी? तो 9th क्लास की बात बोलेंगे कि डीप में पूछ लिया इस बार, और इसलिए हमारा आंसर नहीं बना। अरे 9th की तो पढ़े होते, बात मिल गया होता तुमको वहां पे। मिश्रण से कैसे अलग करेंगे? बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी से। अब देखो, इसके जस्ट नीचे नोट डाल के लिखो, प्रोटीन से अमीनो अम्ल को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। प्रोटीन से, देखो बोलते हैं ना कि फैक्ट केवल पढ़ना है, तो देखो फैक्ट भी आ रहा है। केवल मैं बोल देता कि क्रोमेटोग्राफी से डाई अलग की जाती है, डाई के रंग अलग किए जाते हैं, प्रोटीन, तो इफेक्ट हो जाता। कंसेप्ट आ रहा है तो समझ में आएगा। प्रोटीन से क्या अलग करते हैं? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या है पढ़ा चुका हूं, कितने प्रकार के हैं सब बता चुका हूं। अमीनो अम्ल, अब कंसेप्ट समझ ही रहे हो कि प्रोटीन और अमीनो अम्ल की घुलनशीलता क्या है, अलग अलग है, और इसलिए हम प्रोटीन से अमीनो अम्ल को इससे अलग कर पाते हैं। और अगला और लिख लो, ब्लड से नशीले पदार्थों को, उनकी घुलनशीलता अलग अलग होगी। ब्लड में क्या क्या लिए हो आप, वो सब पता चल जाता है। तो अभी आप देखेंगे मुंबई में कई लोग पकड़े गए थे ना नशीले पदार्थों के सेवन में। तो ब्लड में जब भी जांच होगी कि डोपिंग किए हैं क्या, डोपिंग मतलब मिश्रण ब्लड में क्या आप लिए हैं, तो इससे पता चल जाएगा। लिखो, ब्लड में नशीले पदार्थों की जांच, इसी को ड्रग कब बोल देते हैं? नशीले पदार्थों की जांच, ड्रग तो दवाई को भी बोलते हैं। ब्लड में नशीले पदार्थों की जांच इसी विधि द्वारा की जाती है। तो देखो अभी 2 नंबर का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा था। इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। बाकी समझी गए हो? तो क्रोमेटोग्राफी में किसी को कोई तकलीफ हो तो कमेंट करो, अदरवाइज भोंपू बजाओ, आगे बढ़ें। क्रोमेटोग्राफी में क्या तुम लोगों को तकलीफ होती ही नहीं है? बड़ा इंटेलिजेंट बच्चे हो यार। चलो अच्छा है, मुझे भी ठीक लग रहा है कि मुझे पढ़ाना लिखाना थोड़ा आ रहा है, कि आप लोगों को मैं पढ़ा पा रहा हूँ और आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं।
थोड़ा टोन हम लोग दोनों लोगों के बोलने का अंतर है। मैं एकदम यहाँ की भाषा नहीं बोल पाता हूँ, भाषा मतलब कि टोन में नहीं बोल पाता, बट आप समझ रहे हैं तो बड़ा खुशी हो रही है। मिटाता हूँ इसको। आगे विधि देखते हैं। यार टॉपिक ऐसा है कि समझने लगते हैं ना तो समय लग जाता है। यही अगर एक चार्ट, सर कपूर किस में आएगा? कपूर भैया उर्ध्वपातज है ना, कपूर उर्ध्वपातज है। मान लीजिए आपका गेहूं में कपूर के छोटे छोटे टुकड़े किसी ने मीस के डाल दिया गेहूं में, तो हल्का सा गर्म कर दो या धूप में रख दो, धीरे धीरे उड़ जाएंगे वो। कपूर उर्ध्वपातज है। नौशाद, और ये पीछे उर्ध्वपातन जब पढ़ाया था वहाँ पे बताया था कि क्या क्या है। यहाँ तो अलग करने की बात बताया, और अलग करने के लिए आपको तरीका बता दिया। वैसे कोई भी पदार्थ रहेंगे तो उसी तरीके से करेंगे। ठोस में मिला हुआ है तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब अगली बात हम करेंगे जिसका नाम है आसवन विधि। अगले का नाम क्या है? आसवन विधि। आयुर्वेद में जाके देखोगे दवाइयाँ बनती है। तुम लोगों को मेंस वालों जो बच्चे इसमें एक दो हैं उनको बताया हूँ कि आसव, अरिष्ट, जाके देखोगे बोलते हैं ना कि पता नहीं कौन कौन अरिष्ट है। अशोकारिष्ट, चंदनासव, चंदना प्लस चंदन प्लस आसव, चंदनासव। तो आसवन विधि द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं मेडिकल फील्ड में। अरे यार पैर में थोड़ा फंस गया है। ठीक है, तो आसवन विधि, इसको हम एक काम करो, लिखो सिंपल डिस्टिलेशन, साधारण आसवन विधि। बहुत आसान है, अब दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। साधारण आसवन विधि, इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल, बताया, हाँ मैंने बताया है ना। साधारण आसवन विधि, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, साधारण आसवन विधि। ये क्या होती है तो समझो, ये दो द्रवों के मिश्रण के लिए काम आएगी। किसके लिए आएगी? दो द्रव हों या दो से अधिक भी द्रव चलेगा, लेकिन एक द्रव ये है, एक द्रव ये है, इन दो द्रवों का मिश्रण है। मिश्रण कैसा है? द्रव है। दो द्रवों का मिश्रण है, और ये दोनों द्रव कैसे हैं? आपस में मिश्रणीय हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, दोनों आपस में मिल गए हैं, मिश्रणीय हैं। इसको हम बोलते हैं मिसिबल, स्पेलिंग शायद यही होता है, मिसिबल, जो आपस में मिल सकते हैं। पीछे का एग्जाम्पल देख लेना, तेल और पानी आपस में मिलते नहीं हैं। तेल और पानी आपस में मिलते नहीं हैं तो वो अमिश्रणीय हैं, ये मिश्रणीय है। तो मैं मिश्रणीय की बात कर रहा हूं कि द्रव मिश्रण है। मिश्रण कैसा है? द्रव। और वो दोनों द्रव कैसे हैं? मिसिबल हैं, मिश्रणीय हैं। तो साधारण आसवन विधि आपके एनसीईआरटी में ही बोला है कि इनको अलग करने के लिए तो यूज होगी, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर ये दो द्रव हैं तो इन दोनों द्रवों के क्वथनांक में, क्वथनांक पीछे पढ़ा चुका हूं, उबलने किस बिंदु पर उबलते हैं, वाष्पन कराएंगे छोड़कर तब तो महीने दिन लग जाएंगे ना, तो क्वथनांक तक ले जाएंगे जिससे कि भाप बनना फटाफट शुरू हो जाए। दोनों के क्वथनांक में कितने का अंतर रहे? एनसीईआरटी में लिखा है, प्रीलिम्स में पूछ लेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। अगर ये शर्त नहीं है तो इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूं? साधारण आसवन विधि का प्रयोग द्रवी मिश्रण के दो अलग अलग द्रव जो उसमें मिले हैं, कोई कम होगा कोई ज़्यादा, तो कोई एक विलय होगा कोई विलायक होगा, उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। परंतु इस विधि का प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं हम जब दोनों द्रवों के क्वथनांक में कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो कोई समस्या नहीं, लेकिन 25 सेंटीग्रेड से कम रहेगा तो इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। ये स्पष्ट आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा है, पढ़े होंगे आप लोग, देखे होंगे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो तब इसका प्रयोग करेंगे। क्या करना है इसमें भाई? दोनों का क्वथनांक अलग अलग है ना, तो साफ समझ में आ रहा है कि अलग अलग क्वथनांक पर क्या होंगे? वो वाष्प बन के उड़ेंगे। कम क्वथनांक वाला पहले उड़ जाएगा,
उसको कहीं अलग रख लेंगे और अधिक तापमान वाला जो अधिक तापमान पर होगा वो नीचे ही रह जाएगा। तो अब दिमाग में आता है कोई एग्जाम्पल है क्या? डेफिनेटली एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? तो एसीटोन जो उसमें दिया है वही बता रहा हूँ, एसीटोन और दूसरा पानी, एसीटोन और पानी का मिश्रण। एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। और पानी का क्वथनांक, देखो ये सारे शब्द पहले जब मैं पढ़ा लिया हूं तो मुझे क्लास लेना आसान हो गया है। जिनको ये सब बातें नहीं पता हो वो पीछे जाके पढ़ ले। पानी का क्वथनांक सबको पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो नॉर्मल पृथ्वी का सतह है इस दाब पर तो क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बाकी इस पर भी काफ़ी बात हुई थी। अंतर देखो 25 डिग्री का तो डेफिनेटली है, 25 डिग्री से ज़्यादा ही है अंतर इनके बीच के तापमान का, तो इन पर काम करेगा। एसीटोन से कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या नया नाम ले लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जीएस पढ़ा रहा हूँ तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ टेक्निकल शब्द नहीं लूँगा। ये कार्बनिक कंपाउंड है, 10वीं क्लास में भी था, बट आप अभी बस ये समझ लो कि एसीटोन का मतलब क्या है। नेल पॉलिश को हटाने के लिए यूज करते हैं ना। नेल पॉलिश आपने लगा लिया, मान लीजिए आप लोगों में से कोई किसी को अच्छा लग गया, वो नेल पॉलिश लगा लिया और बाद में लोग चिढ़ाने लगे। जैसे आप ही लोगों में से नाम नहीं ले रहा हूँ, एक थे उन्होंने मूंछ को अपने बड़ा बेहतरीन तरीके से बनवाया था, नहीं नाम नहीं ले रहा हूँ फिर आप लोग उनको परेशान करेंगे। मूंछ बनवाए थे वो कैसे? ऐसा लग रहे थे कि वो भल्लाल देव के बाबूजी जो ऐसे रखे हुए थे बाहुबली में, वैसे थोड़ा सा उनको चिढ़ाया गया तो कटवा लिए। वही नेल पॉलिश लगा लिए, उसको छुड़ाना है तो छुड़ाने के लिए चक्कू से घिस घिस के मत छुड़ाओ, एसीटोन लेकर आओ, लगाओ, हो जाएगा। डाई लगाते हैं लोग कई बार बालों में, चाहे कहीं फेस पर कहीं लग गया तो एसीटोन से छुड़ा सकते हैं उसको। तो एसीटोन क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर होता है, रिमूवर हटाने वाला, बस ये समझ लो। महिलाओं के पास पक्का रहता है, नहीं होगा तो खरीद लेना जाके एसीटोन। और ये तो अब बोलो कि ये काम कैसे करता है? तो ये काम कैसे करेगा भैया? एक बर्तन लेंगे और उस बर्तन में आग लगा देंगे, नीचे से आग लगाएंगे तो अगर खुला छोड़ेंगे बर्तन को तो भाप ऊपर उड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा दोनों लिक्विड हमको मिल जाए, तो इसको थोड़ा सा इधर पतला करके कार्क से बंद कर देंगे, छोटा सा होल कर देंगे। यहाँ एक थर्मामीटर लगा लेंगे, जिससे हमको ये सब डायग्राम दिया हुआ है उसमें, समझाने के लिए बता रहा हूँ। थर्मामीटर लगा लिए कि तापमान हम पता चलता रहे कितना हुआ। यहाँ एक नली लगा देंगे, उस नली में यहाँ पर क्या कर देंगे, एक और नली लगाएंगे, इसमें ठंडा ठंडा पानी घुमाएंगे, इधर से ठंडा पानी जाएगा तो इसको बोलेंगे इनलेट, और यहाँ से जो गर्म हो गया पानी उसको बाहर निकाल देंगे, आउटलेट, निर्गत करा देंगे। लगातार ठंडा पानी इसमें ले जा रहे हैं। जैसे ही 56 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ उसके बाद समझ लो कि तापमान में अभी गुप्त उष्मा तुम लोगों को नहीं बताया, आगे पढ़ाऊंगा। वाष्पन की गुप्त उष्मा एक रूल है कि वाष्पन शुरू हो गया तो जब तक सारा एसीटोन यहाँ से खत्म नहीं होगा तब तक 56 डिग्री से 57 डिग्री होना है नहीं। तो देखते रहेंगे 56 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, वाष्प बनना शुरू हुआ, वाष्प इसे यहाँ से नली में निकल के यहाँ आया, गर्म है, यहाँ आया तो ठंडा होने लगा। इसके कारण माहौल ऐसा दे दिए हैं, संघनन करा रहे हैं, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया। यहाँ एक दूसरा बर्तन रख लिए, ये ठंडा होकर यहाँ नीचे गिर गया, हमको एसीटोन नेल पॉलिश यहाँ मिल गया। और पानी जैसे ही 56 से 56.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप यहाँ पे हो, आग लगाना बंद कर दो, बहुत हो गया आग, पानी यहीं रह जाएगा, नेल पॉलिश इधर हो जाएगा। तो जो लड़कियां इसमें क्लास में होंगी उनको बड़ा खुशी होगा कि अरे यार नेल पॉलिश मेरा गिर गया था। कुछ को गुस्सा भी आ रहा होगा कि नेल पॉलिश मेरा पानी में गिर गया था और बताओ मैंने फेंक दिया, काश पहले पढ़ लिया होता तो नेल पॉलिश निकाल ली होती मैं। वो महंगा पड़ेगा आपको, नेल पॉलिश निकालती तो इसके लिए आपको ये सब उपकरण लेना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में बना के दिया हुआ है। अब से अगर गिर जाता है कभी, लड़कियों का ही नहीं लड़के लोग भी आजकल लगा रहे हैं, सेल्फी मेल्फी लेते समय होठ पर लगा लेते हैं थोड़ा लाल दिखने के लिए कि लाल दिखे। वो नेल पॉलिश नहीं होता है, वो होठ पॉलिश होता है, ठीक है। और भी पता नहीं क्या नाम, मैं होठ पॉलिश बोल रहा हूँ, होठ पॉलिश यूज कर लेते हैं तो क्या भरोसा ये भी वो कुछ बोल रहे हैं।
सत्यम नहीं, अब जो भी लगाए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं नाम लेता हूँ फिर आप लोग परेशान करते हैं उनको। बात समझ गए ये क्या है? चलो फटाफट लिखो। मुझे लगता है कि इसमें लिखना क्या है यार, सब तो बना दिया हूँ मैं, सब तो यहाँ पे बना दिया, ऐसे ही बना लो फटाफट कॉपी में। इसको भी बना लो कि कैसे करते होंगे। हम चाहते हैं कि नेल पॉलिश उड़े नहीं पानी से, नेल पॉलिश को निकाल लें हम, तो निकल गया एसीटोन यहाँ। और भी ऐसे सारे द्रव कोई भी आपस में मिले हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का उनका अंतर है, तो आराम से उनको हम इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। समझ गए बात को? यहां मैंने बता दिया कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड जो कम तापमान, ये तापमान जैसे ही बढ़ेगा समझ जाओ कि अब सारा एसीटोन निकल चुका है, और उसको ठंडा करके संघनन करके हमने क्या कर लिया, यहाँ द्रव रूप में फिर से रख लिया। तो साधारण आसवन विधि हमने समझ लिया, इसकी कमी को भी समझ लिया। अब इसमें लिखवा नहीं रहा हूं कि किस विधि पर काम करता है, क्या करता है। इसी विधि पे काम करेगा कि कम क्वथनांक वाला द्रव पहले वाष्पित होने लगेगा, अधिक द्रव्य वाला बाद में वाष्पित होगा, पहला वाला तब तक वाष्पित होगा जब तक कि तब तक तापमान नहीं बढ़ेगा आगे, ये तो 100 पर उबलेगा ना पानी, और 56-57 तब तक नहीं होगा जब तक कि ये पूरा आगे नहीं बढ़ गया। ठीक है ना? इसको वाष्पन की गुप्त उष्मा बोलते हैं। वो छोटी क्लास में भी आप देखेंगे तो समझा के दिया हुआ है कि बर्फ, इसी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है शायद, कि बर्फ पिघलने लगता है, फिर उसमें थर्मामीटर लगाओ, तो जब तक पूरा पानी नहीं बनेगा तब तक वो तापमान जितना 0 डिग्री 0.1 डिग्री जो भी है उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा पानी न हो जाए वो, तो उसको हम बोलते हैं कि उतनी उसमें उष्मा है पहले से ही। टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ये साधारण आसवन समझ में आ गया। इसमें समस्या है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो, तो भैया इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर को कम कैसे करें हम, तो इसकी कमी नीचे लिख लो। अच्छा, कमी क्या लिखना यार, समझ गए हो तुम लोग, इतनी बात तो कर ही लोगे। यही कमी है जो, अब थोड़ा सा हम इसके और एक स्टेप ऊपर चलते हैं और एक सिंपल और विधि हम पढ़ लेते हैं यहीं पर लगे हाथों। उस विधि को हम बोलते हैं क्या, फनल विधि। आसवन विधि और पढ़ेंगे एक, लेकिन लगे हाथों यहाँ पे एक बात पढ़ लेते हैं। फनल मतलब समझ लो कि सिर्फ एक बर्तन है, उस बर्तन का तरीका थोड़ा भी देखेंगे अलग है। फनल विधि क्या है, अगर इससे पूछ लेता है तो ये भी द्रव को ही अलग करता है, और दोनों द्रव का मिश्रण कैसे हैं, अमिश्रणीय हैं, आपस में मिलते ही नहीं हैं, अमिश्रणीय प्रकार के हैं। मिश्रणीय वाले का भी हमने देखा, अमिश्रणीय प्रकार के। एग्जाम्पल के लिए क्या, जैसे मान लो आप 1 लीटर तेल लेकर आए, और जैसे ही तेल लेकर आए, घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा बच्चा ही है, वो ले जाके पानी का कूपा रखा हुआ था उसमें तेल को गिरा दिया। हम देखेंगे पूरा तेल तो गया, अब क्या करें। तो एक तरीका है कि फेंक दो, या उसका ऊपर से थोड़ा थोड़ा निकाल के मुंह पर लगाओ, हाथ पैर पे लगा लो, रोटी सेक लो, पूरा थोड़ी नहीं निकल पाएगा। तो अमिश्रणीय प्रकार के हैं। 1 लीटर पानी है और इस 1 लीटर तेल है, ये 2 लीटर पानी में गिर गया। अब क्या करें भैया, इनको अलग कैसे करें, तो कर सकते हैं। उसके लिए एक बर्तन लेते हैं, और वो बर्तन थोड़ा अजीब टाइप का होता है। कैसा, देखो ऊपर ऐसे, मैं अच्छा नहीं बन रहा है मुझसे, नीचे ऐसे रहेगा, और यहाँ पे एक स्क्रू से टाइट रहेगा, ये नीचे नहीं गिर रहा है। इसमें सबको भर दिया, पूरा जो ये मिश्रण बन गया था, घुल मिल गए थे, उनको भर दिया। तो भर दिया तो फिर यहाँ घनत्व की बात आएगी, ध्यान रख लेना। वहाँ घनत्व की बात आ रही थी जब हमने आपके अंदर में पढ़ा, तो घुमा रहे थे। यहाँ घुमाना विमाना कुछ नहीं है, एकदम जनरल सी बात है। केवल भर दो, ऐसे भर दोगे तो होगा क्या, मैंने बताया था कि अगर ज़्यादा पानी होगा तो पानी नीचे आ जाएगा, तेल ऊपर हो जाएगा। ये पीछे की क्लास में जाके देख लेना, समझाया था मैं कि तेल ज़्यादा होगा या पानी ज़्यादा होगा, ये पीछे के लेक्चर में ढंग से समझाया हूँ। यहाँ बस समझ लो कि अगर इन दोनों में ज़्यादा तेल होगा तो तेल नीचे बैठेगा, और ज़्यादा पानी होगा
तो पानी नीचे बैठेगा, ये दिमाग में रखिएगा। ये नहीं बताइए कि सर तेल ही ऊपर बैठेगा, नहीं, ज़्यादा जो होगा वो नीचे बैठेगा। या अभी सिंपल बस समझ लो कि इन दोनों में से जो भी हैं, 2 रहे तभी ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, ये 3 रहे तब भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा। तो अब क्या होगा, ये एक क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे ऐसे। अब ऊपर चम्मच से निकल नहीं रहा था ये, यहाँ से इसको थोड़ा ढीला करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा इसको ढीला करेंगे, नीचे एक बर्तन रख लेंगे, तो ये नीचे वाला गिरने लगेगा, नीचे गिरते 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 जैसे ही देखेंगे कि यहाँ तक गिर गया तो बंद कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे, बर्तन हटा देंगे, बोलेंगे लो तेल निकल गया। मान लो नीचे तेल बैठा था, तेल निकल गया। अब ये वाला बच गया, वो नीचे आ गया। दूसरा बर्तन लेकर आया, उसको गिरा लिया, फिर तीसरा बर्तन लिया, अगले को गिरा लिया। इस तरीके से अलग करते हैं अमिश्रणीय प्रकार के मिश्रण को, द्रवों के मिश्रण को, तो इसको हम बोलते हैं फनल विधि। आसान विधि है, समझ रहे हो? बोलो, इतनी बात क्लियर है? तो इसमें लिखवा नहीं रहा हूं। फनल विधि का प्रयोग कब किया जाता है? द्रवीय मिश्रण को अलग करने के लिए। जब द्रव कैसे रहें, अमिश्रणीय प्रकार के रहें, तो उस समय फनल एक बर्तन होता है, उस बर्तन को ले लेते हैं, बना लेना ऐसे ही जिससे दिमाग में रहेगा, और उस बर्तन के माध्यम से हम क्या करते हैं, नीचे अलग कर लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा, अमिश्रणीय द्रवीय मिश्रण को अलग करने के लिए इनमें से उपयुक्त विधि है, तो क्या बोल देंगे? अगर ऑप्शन में फनल विधि है तो फनल विधि है, सस्ती विधि है, केवल बर्तन खरीदना है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। तो इतनी बात अगर समझ में आपको आ गई तो क्लास हो गया है 1 घंटे लगभग 30 मिनट से ऊपर, 40 मिनट के आसपास, और आगे की भी क्लास है, आगे की भी चीज़ें हैं। तो एक छोटा लेक्चर और बना लेंगे, लेकिन उसका प्रारूप बना लेते हैं कि क्या क्या वहाँ पढ़ेंगे। कुछ विधियाँ बच गई हैं। एक पढ़ेंगे प्रभाजी आसवन। कल की क्लास में क्या होगा देख लो, कल के लिए है प्रभाजी आसवन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रभाजी आसवन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी उसमें दिया हुआ है, जो दिया है वही पढ़ा रहा हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और मैं पहले बोल रहा हूँ कि हर एक नोट्स में लिखे होंगे लोग, ये हर कोचिंग के नोट्स में ये बात लिखी होगी, लेकिन बात समझने वाली है, लिखने वाली नहीं है। बिना समझे याद ही नहीं होगा, रट्टा मारते रह जाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, प्रभाजी आसवन क्या है, और एक चीज पढ़ेंगे क्या, क्रिस्टलीकरण क्या है। क्रिस्टलीकरण क्या है, 2 विधियां बच गई हैं, और 2 विधियों के बाद इसी में हम लोग प्रभाजी आसवन पढ़ते पढ़ते समय पढ़ लेंगे कि कैसे वायु से ऑक्सीजन को अलग किया जा रहा था। एनसीईआरटी में दिया है, देख लेना, कैसे वायु से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। आपको इससे समझ में आ जाएगा, कल बता दूंगा मैं, एक फ्लो चार्ट बना दूंगा। एनसीईआरटी में स्पष्ट डायग्राम बना के बताया हुआ है कि वायु से कैसे ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। प्लांट जो लग रहा है, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के लिए जो शुरुआत किया था, तो वो देख लेंगे। दूसरा देख लेंगे एक और चीज जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि एज अ सिविल सर्विसेज का एग्जाम के लिए हमको वो पता होना चाहिए। खैर अब तो नई तकनीकें बहुत आ गई हैं। एक चीज और पढ़ लेंगे, उसका नाम क्या है, ये देख लेंगे कि पेट्रोलियम, इसी में आ जाएगा कि क्रूड ऑयल से विभिन्न प्रकार के, जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है, इस कच्चे तेल से कैसे पेट्रोलियम निकलता है, इसी में आ जाएगा। पेट्रोलियम कैसे कैरोसिन निकलता है, कैसे एलपीजी निकलती है, कैसे सीएनजी निकलती है, नेचुरल गैस निकलती है, ये सब उसमें देख लेंगे, कैसे वैसलीन निकलता है। और एक बात और देख लेंगे कि जो हमारा वाटर सप्लाई होता है, नगर निगम जो पानी का सप्लाई करता है, मैं एनसीईआरटी को ही देख के बोल रहा हूँ, नगर निगम पानी सप्लाई करता है, उसमें जाके देखना डायग्राम बना हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे कि कुछ क्वेश्चन पूछे, या एटलीस्ट हमको दिमाग में पता तो रहे। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी बेसिक बात तो हमको पता रहे कि कैसे होता है, क्लोरीन की गोली क्यों डालते हैं, उसके जगह पे आज क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमको 2 विधि पढ़नी है, प्रभाजी आसवन और क्रिस्टलीकरण, सिर्फ 2 विधियां। और इन 2 विधियों के साथ जो संबद्ध मुद्दे हैं कुछ, ये हम पढ़ेंगे।
ये कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास जितना हो गई अभी इतना ही रहेगी। इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछिए, कमेंट करिए, नहीं हो तो भोपू बजाइए। क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। यहाँ जितने शब्द मैंने प्रयोग किया वो सारा बात समझ में आया ना? जितनी भी बातें यहाँ पे मैंने यूज किया, तुम लोग अपने मन से जब वही एनसीईआरटी पढ़ रहे थे क्लियर नहीं हो रही थी। हमने उस एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से थोड़ा जो ऊंचे लेवल में हम लोग कुछ फैक्ट चाहिए वो फैक्ट भी यहाँ डाल दिया। कोई कुछ बोल रहा है सर क्रिकेट का मुझे पहले उसको बंद कर लेने दो। चलो, तो क्रिकेट की बात बहुत हो गई, अब क्लास को बंद करते हैं। इस पर कल मुझे बताना तुम लोग। अभी क्लास की बात करो कि याद रखोगे या भूल जाओगे। ये जो बोर्ड पर आपको छोटा सा नजराना दिया गया है, इस नजराने को भूल जाओगे या याद रखोगे? अच्छा, याद रखोगे। कुशवाहा जी बोल रहे हैं याद रखेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल। आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। ओके, थैंक यू, जप नाम।